हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस रिवीजन वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23 और 27 आप लोगों का कंसोलिडेशन का चैप्टर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे और पूरा का पूरा जो आपका कंसोलिडेशन वाला चैप्टर है वो यहाँ पे रिवाइज करके चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ कंसोलिडेशन की बात कर लेते हैं कि AS 21 जो कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी के साथ डील करता है वो किस बारे में बात करता है, उसके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ज्ञान नहीं देने वाला कि सब्सिडरी क्या होती है, कंट्रोल कब होता है, वो सब बातें हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधी बात करेंगे कि साहब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5 होगा कंसोलिडेशन का, सब्सिडरी का, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, आपको एक गिवन डेट पे बैलेंस शीट गिवन होगी कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में। एक 31 मार्च की डेट पे दो बैलेंस शीटें गिवन होंगी, होल्डिंग की भी गिवन होगी और सब्सिडरी की भी गिवन होगी। आपको इनको कंबाइन करना है, इसे ही बोलते हैं कंसोलिडेशन। आपको सब्सिडरी की बैलेंस शीट पे काम करना शुरू करना होता है कंसोलिडेशन शुरू करने के लिए। तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में आपको रिजर्व गिवन होंगे और एक डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन होगी जो मैंने मिड ऑफ द ईयर की ले रखी है यहाँ पे, और ओपनिंग रिजर्व्स भी गिवन होंगे। हो सकता है आप पे वो दया खाए और आपको रिजर्व्स यहीं के दे दे, यहाँ के ना दे, यहाँ के दे दे, तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमने एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है। हमने कहना है ये वाला सारा पीरियड क्या बन जाता है, प्री एक्विजिशन पीरियड, और ये वाला सारा पीरियड बन जाता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बन जाता है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं ड्यूरिंग द ईयर जो आपने प्रॉफिट अर्न करा और उसको बांट देते हैं प्री और पोस्ट के अंदर। यही हमने समझा था। इसको बांटने के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाते हैं कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो मैंने आपको कहा कि जो भी बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, जो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस गिवन होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ये बैलेंस आपको कहां गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जो आप ओपनिंग में उतार दोगे। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बट आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर गिवन होता है ओपनिंग बैलेंस। तो ये आप ओपनिंग उतार दोगे, ये आप क्लोजिंग उतार दोगे। फिर उसके बाद उसने जो भी प्रॉफिट की आपको एडजस्टमेंट दिए, एप्रोप्रिएशंस दिए हैं, जैसे डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन है, इंटरिम डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन है, बोनस एक एप्रोप्रिएशन है। जो भी चीजें आप अपने जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब के अंदर डालते हो एज एन एप्रोप्रिएशन, वो सब आप यहां पर डालोगे। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड, बोनस, ये तीन ही चीजें मोटे मोटे तौर पे आती हैं। ये तीनों आप यहां पर डालोगे। उनका अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा कि बोनस कितना है, इंटरिम डिविडेंड कितना है, डिविडेंड कितना है, और उससे आपका क्या निकल करके आ जाएगा, नेट प्रॉफिट अर्न्ड। ये नेट प्रॉफिट कब से कब तक का होता है, ये होता है जब आपने ओपनिंग रिजर्व लिया और जहां से आपने क्लोजिंग रिजर्व लिया उस पीरियड का ये नेट प्रॉफिट अर्न्ड होता है। अगर क्वेश्चन आपको इस पीरियड का रिजर्व दे देता है और आप उसको यहां पे लिखते हो तो नेट प्रॉफिट अर्न किसका निकलता है, इस पीरियड का निकलता है, सारा का सारा पोस्ट। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाते हो तो जो आपका प्रॉफिट निकलता है वो किस पीरियड का निकलता है, जो भी आपने ओपनिंग रिजर्व की डेट ले रखी होती है वहां से लेके क्लोजिंग बैलेंस शीट तक का आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। फिर इस निकले हुए नेट प्रॉफिट को आप प्री और पोस्ट में बांट देते हो, जो भी रेशियो गिवन है। जैसे यहाँ पे मिड ऑफ द ईयर है तो इक्वल बांट दोगे, 6 महीने यहाँ, 6 महीने यहाँ। अगर मान लो यहाँ पे गिवन होता तो इतना पोर्शन आपका प्री हो जाता और इतना पोर्शन आपका पोस्ट हो जाता। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये मेरी ग्रीन कलर की जो लाइन है ये लक्ष्मण रेखा हो गई। इससे पहले आने वाले जो भी प्रॉफिट्स हैं वो सब क्या हैं, प्री है। इसके बाद आने वाले जो भी प्रॉफिट्स हैं वो सब क्या हैं, पोस्ट हैं। तो ऑब्वियसली ओपनिंग प्रॉफिट प्री के अंदर ही आएगा, तो मैंने ओपनिंग प्रॉफिट को प्री में लिख दिया। नेट प्रॉफिट को टाइम रेशियो में बांट दिया कि प्री और कितना है, पोस्ट कितना है। जैसे हमारे एग्जांपल में 6 महीने और 6 महीने में बढ़ जाएगा। फिर ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट जो हमने यहां डाल रखी हैं। पहली एडजस्टमेंट है डिविडेंड की। तो डिविडेंड आपको डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। इसकी चर्चा अभी हम नीचे करेंगे कि डिविडेंड को हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो डिविडेंड प्री से भी माइनस हो सकता है और पोस्ट से भी माइनस हो सकता है। बोनस जो है हमेशा प्री से माइनस होगा। इंटरिम डिविडेंड भी सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इससे क्या आ जाता है, आपका टोटल प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। इसका टोटल किसके बराबर होगा, बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस के बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा।
आपने इस क्लोजिंग प्रॉफिट को प्री में भी बांट लिया और पोस्ट में भी बांट लिया। इन दोनों की चर्चा मैं अभी आपसे करूंगा थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हम कैसे क्वेश्चंस करते थे। फिर हम करते हैं कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट बोले तो वो एडजस्टमेंट्स जो स्टैंड अलोन में नहीं हो रखी बट कंसोल की वजह से करनी पड़ रही हैं, वजह से करनी पड़ रही हैं, उन्हें बोलते हैं कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। जैसे कि रीवैल्यूएशन गेन, भाई आपको कोई पीपी दे रखी है, उसकी वैल्यू बढ़ गई, फेयर वैल्यू उसकी बढ़ गई, तो उससे रीवैल्यूएशन गेन हो गया। इसमें एक पॉइंट देखने वाला है कि भाई साहब आप हमेशा कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू जहां पर भी खड़ी है उसको WDV या बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे। अगर आपकी बुक वैल्यू WDV यहां पर है, ओपनिंग है, तो इसको डेप्रीशिएट करके फेयर वैल्यू के पास लेके जाओगे। कभी भी फेयर वैल्यू को पीछे लेके नहीं जाओगे, हमेशा WDV को डेप्रीशिएट करके किसके पास लेके जाओगे, फेयर वैल्यू के पास लेके जाओगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि फेयर वैल्यू ऑन DOA उसने आपको दे दी, यहां पर फेयर वैल्यू ऑन DOA उसने आपको दे दी और यहां पर आपको WDV दे दी, तो आप इस WDV को आगे लेके जाओगे और इसको कैलकुलेट करोगे कि रीवैल्यूएशन गेन हुआ है या रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में हमें यहां पे WDV गिवन होती है और फेयर वैल्यू यहां पर गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इस WDV से जो बैलेंस शीट के अंदर पीपी आ रहा होता है और यहां पर वैल्यू गिवन होती है, इससे डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लेते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन होती है और ये बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है, इससे हम डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लेते हैं। फिर इस गिवन वैल्यू को डेप्रिशिएट करते 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 यहां पर लेकर आते हैं और इससे कंपेयर करके रीवैल्यूएशन गेन या फिर लॉस निकालते हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम क्या निकालते हैं, रीवैल्यूएशन गेन। अगर गेन आता है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा पोस्ट होगा, रीवैल्यूएशन गेन भी हमेशा प्री होगा। क्यों, क्योंकि ये कहां कब निकलते हैं, DOA पे निकलते हैं। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन लॉस की बात कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन लॉस अगर आ गया तो वो प्री से माइनस हो जाएगा और इस पे होने वाला सेविंग इन डेप्रिसिएशन आपका पोस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। सर आपने एक एग्जांपल में ये भी बताया था कि ये प्री और पोस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको DOA पे ही फेयर वैल्यू देता है कि भाई यहां पे कंपेयर करो। मान लो उसने यहां पर दे दिया आपको फेयर वैल्यू, तो आप क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन के अंदर यहां पर अमाउंट गिवन, WDV गिवन है और डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, तो आप डेप्रिसिएशन लगा के इसको यहां पर लेकर आओगे, कंपेयर करोगे रीवैल्यूएशन गेन, ये भी किस पीरियड में आ रहा है, प्री के अंदर ही आ रहा है। फिर आप निकालोगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का इतना हिस्सा कहां चला गया, प्री में, और ये वाला हिस्सा कहां चला गया, पोस्ट में। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा फेयर वैल्यू यहीं पर गिवन होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा प्री ही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन गेन लॉस के एडजस्टमेंट के बाद एक एडजस्टमेंट होती है अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज होने की एडजस्टमेंट। इसको आपको टाइम रेशियो पे बांटना होता है। जैसे कि एक एडजस्टमेंट थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सब्सिडरी कंपनी जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाती है और होल्डिंग कंपनी जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो नहीं बनाती है। तो हम इसके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिवर्स कर देते हैं। जैसे ही हम इसको रिवर्स करते हैं, PDD को रिवर्स करते हैं, तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो P&L ये बढ़ रहा है, ये वाला P&L ये बढ़ रहा है, जितना प्री में जितना पोस्ट में उस रेशियो में आपको बांटना पड़ेगा और ट्रेड रिसीवेबल को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। घबराओ मत, क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, इसका क्वेश्चन भी करके जाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल ये है होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडरी कंपनी। यदि सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग को माल बेच रखा है, तो बताओ प्रॉफिट किसने कमाया, सर प्रॉफिट कमाया सब्सिडरी ने। तो बताओ किसके प्रॉफिट से माइनस करोगे, सर सब्सिडरी के प्रॉफिट से ही माइनस करेंगे। तो ये हमने अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में सब्सिडरी के प्रॉफिट से माइनस कर रखा है। जनरली इस एडजस्टमेंट में ये पोस्ट ही होती है क्योंकि 31 मार्च की एडजस्टमेंट गिवन होती है। बट अगर एडजस्टमेंट, अगर ये सेल DOA से पहले हो रखी है तो ये प्री बन सकती है, बट आपके सवालों में हमेशा ये 31 मार्च को ही आती है, तो आप इसको पोस्ट में से माइनस करते हो अनरियलाइज गेन को। इसका भी सवाल करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। मैं अभी बस आपको ना
वॉक करवा रहा हूं कि हमने किस फॉर्मेट में कंसोलिडेशन समझा था, ताकि आपको चीजें याद आने लग जाएं। तो हमने सबसे पहले क्या समझा था, सबसे पहले हमारा स्टेप होता था कि हम रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट से हम प्रॉफिट निकालते थे और उस प्रॉफिट को प्री और पोस्ट की रेशियो में बांट देते थे, जो भी हमारी रेशियो आ रही है। फिर उसके बाद जो भी हमारी एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट थी उसको करते थे, और उसके बाद जो भी हमारी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट थी उसको करते थे, और हमारे पास फाइनल प्री और पोस्ट प्रॉफिट निकल करके आ जाता था। और फिर हम उसको होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो में बांट देते थे, जो भी होल्डिंग रेशियो है, माइनॉरिटी रेशियो है। फिर हम निकालते थे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते थे, इन्वेस्टमेंट माइनस शेयर कैपिटल अपना शेयर और माइनस प्री प्रॉफिट्स का शेयर, इस वाले प्रॉफिट्स का शेयर। किसी किसी सवाल में हमें रेक्टिफिकेशन भी गिवन होती थी कि सब होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड की ट्रीटमेंट गलत कर रखी है, तो हम डिविडेंड की ट्रीटमेंट सही करते थे। उसको डिविडेंड, प्री वाले डिविडेंड को उसको माइनस करना होता था इन्वेस्टमेंट में से, लेकिन वो पीएनएल में ले जाती है होल्डिंग कंपनी, तो हम पीएनएल भी गिरा देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी गिरा देते हैं। तो ये है वो रेक्टिफिकेशन, हमने इन्वेस्टमेंट भी गिरा दी और हमने कंसोलिडेटेड पीएनएल भी गिरा दिया, होल्डिंग कंपनी का रेक्टिफिकेशन कर दी। फिर हम निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं शेयर कैपिटल, उसके अंदर प्री और पोस्ट दोनों में माइनॉरिटी का हिस्सा जो भी है वो जोड़ देते हैं, तो क्या निकल करके आ जाता है हमारे पास, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल करके आ जाता है। फिर हम निकालते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें होल्डिंग का जो प्रॉफिट आ रहा है ये कहां से मिलेगा, ये आपको होल्डिंग की बैलेंस शीट से मिलेगा। उसके अंदर जोड़ दो होल्डिंग के पोस्ट प्रॉफिट, उसके अंदर आपको जोड़ने हैं होल्डिंग के पोस्ट प्रॉफिट, जो भी होल्डिंग का रेशियो है। रेक्टिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया। फिर डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट। डाउनस्ट्रीम क्या है कि यदि मान लो होल्डिंग ने माल बेच रखा है सब्सिडरी को, है हाँ, तो होल्डिंग ने अगर सब्सिडरी को माल बेच रखा है, तो बताओ जिसने माल बेचा प्रॉफिट भी उसने कमाया, सर होल्डिंग ने प्रॉफिट कमाया, तो कहां से माइनस करोगे, होल्डिंग के प्रॉफिट्स में से माइनस करोगे। सीआरएस क्या होता है, कंसोल रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, होल्डिंग का प्रॉफिट, होल्डिंग का प्रॉफिट। ये क्या होता है, ये सब्सिडरी का प्रॉफिट्स। बताओ जी, बात समझ में आती है, हाँ साहब बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद डिविडेंड एडजस्टमेंट। सर डिविडेंड एडजस्टमेंट आपने क्या बताई थी वो बताओ। तो मैंने आपको बोला था कि डिविडेंड जो माइनस होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स होता है। किसके बेसिस पे माइनस होता है, सोर्स के बेसिस पे माइनस होता है। सर सोर्स कैसे देखते हैं, 1 अप्रैल 2024 है मान लो, और ये 31 मार्च 2025 है। अब आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि पहला डिविडेंड डिक्लेयर करा, डिविडेंड नंबर 1 10%, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, डिविडेंड नंबर 2 11% और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा 12%। जब तक लिखा ना जाए कि इंटरिम डिविडेंड है, अज्यूम मत करना कि इंटरिम डिविडेंड है। हमेशा डिविडेंड, अगर खाली वर्ड लिखा है डिविडेंड, तो क्या मानना कि वो फाइनल डिविडेंड होगा, वो इंटरिम डिविडेंड नहीं होगा। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि ये वाला डिविडेंड किस साल को बिलोंग करेगा, सर ये वाला जो डिविडेंड है ये पिछले साल को बिलोंग करेगा, तो इसका सोर्स क्या हो गया, पिछला साल हो गया। ये वाला डिविडेंड 2 ये क्या है, ये भी पिछले साल का ही होगा, क्योंकि अगर आपको कंपनीज एक्ट याद है तो आप साल भर काम करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, इस साल में आपने प्रॉफिट कमाया यहां पे, फिर उसके बाद डायरेक्टर यहां पे डिक्लेयर करते हो, प्रपोज करते हैं डिविडेंड को, डायरेक्टर यहां पे डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, और यहां पर अगले साल एजीएम में ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है। जो ये डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है ये कौन से वाला हो रहा है, वही वाला जो डायरेक्टर ने प्रपोज करा हुआ है। कौन से साल का प्रपोज करा हुआ है डायरेक्टर ने, इस साल का ही प्रपोज किया हुआ है। तो हेंस जो यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा था एजीएम के अंदर, जो यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा था एजीएम के, वो किस साल का है, वो इस साल का ही डिविडेंड है। तो फाइनल डिविडेंड किस ईयर का है, इस ईयर का है। तो सोर्स क्या हो गया, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है ये, इससे पहले सब कुछ क्या है, प्री, तो यानी कि डिविडेंड नंबर 1 क्या हो गया, प्री। डिविडेंड नंबर 2 की बात करते हैं, ये भले ही आपका डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद डिक्लेयर हुआ है ये, लेकिन ये बिलोंग किसको करता है, सर ये पिछले साल को ही बिलोंग करता है। तो यानी कि ये भी कहां आएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले ही आ रहा है, प्री वाले पीरियड में ही आ रहा है। अच्छा, इस डिविडेंड को किस कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे, सर ये इस साल को बिलोंग करता है, तो इस साल की क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। किस पे कैलकुलेट होगा, इस साल की क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि 31 मार्च
2024 की कैपिटल पे ये कैलकुलेट होगा। सर डिविडेंड टू भी इसी साल को बिलोंग करता है, तो ये भी इसी साल की कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये दोनों ही इसी साल को बिलोंग करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। फिर इंटरिम डिविडेंड की बात कर लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड का पीरियड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर के लिए होता है। तो ओपनिंग डेट से लेके डेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड तक का ये पीरियड होता है। अब बीच में आ गया आपका डीओए, तो आपको डिविडेंड को बांटना पड़ेगा, इतना हिस्सा डिविडेंड का प्री, इतना हिस्सा डिविडेंड का पोस्ट। इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट किस पे होता है? ये इस दिन की कैपिटल पे होगा। जितनी कैपिटल यहां होगी, ऑन कैपिटल ऑन दिस डे, इस दिन की कैपिटल पे ही इंटरिम डिविडेंड जो है आपका कैलकुलेट होकर के चलता है। इंटरिम डिविडेंड इस तरीके से आप डिविडेंड की एडजस्टमेंट करते हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ अपनी चर्चा, जिससे आपको चीजें याद आने लगे कि हम देखो। ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट दे रखी है एच लिमिटेड की और सब्सिडरी एस लिमिटेड की। तो मैंने आपको क्या बोला था कि पर्टिकुलर 31 मार्च को एक गिवन डेट पे आपको एच और एस की बैलेंस शीट गिवन होगी। तो वही चीज है, 31 मार्च 2021 को आपको एच और एस की ये बैलेंस शीट दे रखी है। आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। वो कहता है इंफॉर्मेशन है, एच लिमिटेड ने परचेज करे हैं 180 लाख शेयर एस लिमिटेड के ऑन 31 ऑफ मार्च, व्हेन द बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? 3000 एंड 1200। तो इसका मतलब वो कहता है कि हमने लास्ट ईयर 31 मार्च 2000 को परचेज करी है, 2020 बोल लेते हैं इसको, 2020 को हमने परचेज करी है 180 लाख शेयर, तब रिजर्व्स का बैलेंस इतना था। तो मैंने आपको यही बोला था, एक गिवन डेट पे रिजर्व का बैलेंस गिवन होगा और 31 मार्च की बैलेंस शीट गिवन होगी। 1 अप्रैल को कहता है कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड 20% प्रॉफिट का फॉर द ईयर एंडेड पिछले साल। एच लिमिटेड ने ये डिविडेंड क्रेडिट कर रखा है, डिविडेंड रिसीव इनटू P&L अकाउंट। तो ये रेक्टिफिकेशन हो गई, आपको इसको ठीक करना होगा। एस लिमिटेड ने बोनस इशू भी दे रखा है 3:5 का आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व। 31 मार्च को जितने भी बिल्स पेबल थे एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में वर इन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड, बट ऑन दैट डेट एच लिमिटेड हेल्ड ओनली 45 लाख ऑफ दीज एक्सेप्टेंस। तो ये इंटर कंपनी एलिमिनेशन है, टीपीटीआर, जो आपको काटनी होती है। 31 मार्च को एस लिमिटेड की इन्वेंट्री में आ रहा है, तो यानी कि एस ने परचेज कर रखा होगा एच से गुड्स, जिसपे प्रॉफिट कितना है? 25%। तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले चीजें है, स्टेप क्या है? फोटो। हमने क्या बना रखी है? क्वेश्चन की फोटो बना रखी है। तो मैंने आपको कहा 31 मार्च 2000 को रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है 4200 और 2001 को रिजर्व एंड सरप्लस का दे रखे हैं 3000। ये मैंने कहां से लिखे? ये मैंने बैलेंस शीट से लिखे हैं। ये कहां से लिखे? ये क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। कैपिटल दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर 4800 की। जनवरी के अंदर 3:5 का बोनस है। डिविडेंड दे रखा है 20% का और इसको P&L के अंदर डाल रखा है। तो पहले चर्चा करते हैं डिविडेंड की। मुझे जरा बताओ, खाली डिविडेंड लिखा है तो फाइनल डिविडेंड होगा, कौन से साल को बिलोंग करता होगा? सर पिछले साल को बिलोंग करता होगा। तो इस साल की क्लोजिंग कैपिटल पे ये लगेगा, यानी कि 31 मार्च 2000 की जो कैपिटल थी उसी पे ये 20% लगेगा। आपको कैपिटल दे रखी है 4800 इस ई की 31 मार्च 01 की। तो आपको इस कैपिटल को यहां लेकर आना है और बताना है कि यहां पर कैपिटल कितनी थी। बीच में क्या है? पहाड़ बोनस का। बोनस क्या है? 3:5 का। तो मैंने कहा लेट कैपिटल बिफोर बोनस बी एक्स। तो एक्स की कैपिटल होगी पहले, बोनस से पहले। एक्स पे 3:5 का बोनस मिला और कैपिटल कितनी होगी? 4800। और हमने सॉल्व करा तो कैपिटल बिफोर बोनस कितनी निकल आई? 3000। तो बोनस कितना निकल करके आ गया? 1800। 4800 माइनस 3000, बोनस निकल करके आ गया 1800। मैंने कहा इसका मतलब यहां पर कैपिटल थी 3000, तो ये 20% किस पे कैलकुलेट होगा? 3000 पे। डिविडेंड कितना आ जाएगा? 600 का डिविडेंड आ जाएगा। बोनस कितना आ गया? 1800 आ गया। इसके बाद सवाल में लिखा है एच ने एस को माल बेच रखा है 100 लाख का, जो कि सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना कमा रखा है? 25% ऑन कॉस्ट। मैंने आपको बोला था प्रॉफिट 25 है, कॉस्ट 100 है। 100 रुपए का माल है, 25 का मुनाफा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 125। प्रॉफिट कितना हो गया? 25। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो और सेलिंग प्राइस पे 100 लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट 20। 100 बाय 125 इंटू 25 कितना आ जाएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट 20 का। फिर पहला स्टेप हमने लगाया रिजर्व एंड सरप्लस। जो बैलेंस ओपनिंग गिवन था 4200, वो यहां लिखा 4200। जो बैलेंस क्लोजिंग गिवन था बैलेंस शीट के अंदर 3000,
वो मैंने यहाँ लिखा 3000। फिर बोनस की एक एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट है, डिविडेंड की एक एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट है और बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, नेट प्रॉफिट 1200। फिर मैंने बांटा प्री और पोस्ट में, 4200 को ओपनिंग, नेट प्रॉफिट को बांटा। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट देखो, लक्ष्मण रेखा, ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको, यही है आपकी लक्ष्मण रेखा। इसके बाद वाला सारा का सारा प्रॉफिट क्या है, पोस्ट है। आपने प्रॉफिट कहां से कहां तक का निकाला है, यहां से यहां तक का ही निकाला है, तो हेंस ऑल प्रॉफिट जो भी 1200 का आपका प्रॉफिट आ रहा है वो क्या है, पोस्ट है। तो मैंने 1200 के प्रॉफिट को कहां लिख दिया, पोस्ट में लिख दिया। मैंने आपको बोला बोनस क्या होता है, हमेशा प्री होता है, 1800 यहां से माइनस कर दिए। फिर उसके बाद डिविडेंड कौन से ईयर का आ रहा है, सोर्स का आ रहा है, इस ईयर का आ रहा है, तो ये इससे पहले आ रहा है, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, तो हेंस डिविडेंड कहां से माइनस होगा, प्री में से माइनस होगा। तो मैंने डिविडेंड को प्री में से माइनस कर दिया। तो मेरा टोटल कितने आ गए प्रॉफिट, 1800 और 1200। फिर उसके बाद मैंने निकाली होल्डिंग रेशियो। बोनस के केस में होल्डिंग रेशियो निकालने में एक छोटा सा पॉइंट है। उसने आपको बोला कि हमारे पास 180 लाख शेयर हैं जो हमने खरीदे हैं, 180 लाख शेयर हैं। अगर आपने, अच्छा वो 180 लाख शेयर कब खरीदे थे, 31 मार्च को। इसके अंदर किसी बोनस की बात नहीं कर रखी क्योंकि बोनस तो इसके बाद दिया, 31 मार्च के बाद। तो अगर आपने गलती से भी 180 लाख डिवाइडेड बाय 480 कर दिया इंटू 100, 480 कहां से आया, 4800 की कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है, 10 रुपए का एक शेयर। तो आपकी 180 डिवाइडेड बाय 480 अगर आपने कर दिया तो होल्डिंग रेशियो गलत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 180 में बोनस नहीं है और 480 में बोनस शामिल है, तो मैथमेटिकली ये गलत है। तो या तो आपको 180 में बोनस डालना पड़ेगा या 480 से बोनस निकालना पड़ेगा, दोनों ही हमने यहां पे चर्चा कर रखी है। तो या तो आप 180 डिवाइड बाय 300 करो, 300 क्यों, 3000 की कैपिटल बिफोर बोनस है और 10 रुपए की शेयर, एक शेयर हो गया तो 300 शेयर हो गए, तो 180 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 तो 60%, या फिर 180 में भी बोनस जोड़ो 3:5 का, तब आप 480 से डिवाइड कर सकते हो, तो भी कितना आ जाएगा, तो भी आ जाएगा आपका 60%। तो होल्डिंग रेशियो क्या आ गई, 60%, 40%। तो ये मैंने अपने प्रॉफिट्स बांट दिए। फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला, गुडविल सीआर निकाला, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला। इन्वेस्टमेंट 3000 जो मेरे को बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये 3000 की इन्वेस्टमेंट मुझे बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। मैंने इन्वेस्टमेंट उठाई 3000 की बैलेंस शीट से। उसने बोला था कि डिविडेंड को गलती से P&L में डाल दिया तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। टोटल डिविडेंड कितना था, टोटल डिविडेंड था 600 का, इसका 60% हमें मिला होगा क्योंकि हमारी रेशियो 60% है, तो 6 6 36, तो 360 का डिविडेंड रेक्टिफाई करा यहां से भी और यहां से भी रेक्टिफाई करा, 360 का डिविडेंड टोटल आ गया 2640 माइनस करके। फिर उसके बाद हमने अपनी शेयर कैपिटल का हिस्सा माइनस करा 4800 का 60% और प्री प्रॉफिट्स को माइनस करा 1080, तो कैपिटल रिजर्व निकल करके आ गया 1320। फिर हमने निकाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकाला, शेयर कैपिटल, प्री प्रॉफिट्स माइनॉरिटी के और पोस्ट प्रॉफिट माइनॉरिटी के, 720 प्लस 480 3120 टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने निकाला कंसोल रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी पेरेंट के रिजर्व एंड सरप्लस आ रहे थे। बताओ बैलेंस शीट के अंदर पेरेंट के रिजर्व एंड सरप्लस कितने आ रहे हैं, 5499 के आ रहे हैं, तो मैंने लिए 5499 के रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर ये रेक्टिफिकेशन, और पोस्ट का जो प्रॉफिट है पेरेंट का 720 वो उठा के डाला, माइनस क्या कर दिया, माइनस कर दिया अनरियलाइज प्रॉफिट। क्यों अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करा, क्योंकि दोस्त होल्डिंग ने माल बेच रखा है सब्सिडरी को 100 लाख का। 100 लाख क्या है, अपने आप में प्रॉफिट है 125, तो आपको 25 की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या आया 20। तो प्रॉफिट किसने कमाया, होल्डिंग ने प्रॉफिट कमाया, तो मैंने होल्डिंग के ही प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दिया। अगर प्रॉफिट सब्सिडरी ने कमाया होता तो फिर मैं इसको यहां से माइनस करता, क्योंकि प्रॉफिट सब्सिडरी ने कमाया होता। यहां पर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट किसने कमाया है, होल्डिंग ने कमाया है, तो मैंने यहां से माइनस कर दिया। तो मेरे कंसोल रिजर्व एंड सरप्लस कितने आ गए, 5839 के मेरे कंसोल रिजर्व एंड सरप्लस आ गए। बस, और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है नहीं, इतना ही क्वेश्चन है ये, और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई, कैपिटल लिखी होल्डिंग की, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा 5839 प्लस 1320 इज इक्वल टू 7159, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3120 का मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, और ट्रेड पेबल 1833 होल्डिंग सब्सिडरी, ये देखो 45। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, इसका भी डाउट आता है। वो कहता है
जितने भी बिल्स पेबल हैं एस की बैलेंस शीट में वो एच की एक्सेप्टेंस में है, लेकिन बट ऑन दैट डेट एच के पास सिर्फ 45 लाख ही हैं अपनी एक्सेप्टेंस के। तो जितने एच के पास पड़े हुए हैं वही तो एलिमिनेट करोगे। वो कहता है बट ऑन दैट डेट एच लिमिटेड हेल्ड, एच के पास पड़े हुए हैं कितने 45 लाख, बाकी उसने किसी और को दे रखे हैं। तो जितने एच के पास पड़े हुए हैं वही माइनस कर पाओगे, तो इसलिए मैंने ट्रेड पेबल में से वही माइनस कर रखे हैं जितने एच के पास पड़े हुए हैं, और ट्रेड रिसीवेबल में से भी मैंने 45 ही माइनस करें। तो एलिमिनेट क्या होगा 45। फिर इन्वेंट्री में से 20 माइनस करना है, बाकियों को तो बस जोड़ना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी मैच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार लिमिटेड एंड सब्सिडरी मून लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च। सीधा आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। स्टार लिमिटेड एक्वायर करता है 80% शेयर मून के 1 अप्रैल को ही ऑन दैट डेट ऑफ एक्विजिशन। जर्नल रिजर्व आपको दे रखे हैं। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 2 लाख, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू है 40,000, उसको रीवैल्यू कर दिया गया ऐसे ऐसे एंड फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, इतना इतना है। ट्रेड पेबल 35,000 है जो इंटर कंपनी है, और इनके चार्ज करा गया था 10% अबव, और इन्वेंट्री में अभी कितना शामिल है 55,000 कॉस्ट टू स्टार। आपको बैलेंस शीट बनानी है। आओ सबसे पहले क्या बनाएंगे, फोटो। 1 अप्रैल 2023 को आपको रिजर्व्स गिवन है। यहां पर आपको मशीनरी गिवन है 2 लाख रुपए की, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई 3 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया आपको रिवैल्यूएशन गेन। देखो आपको WDV भी यही गिवन है और आपको फेयर वैल्यू भी 1 अप्रैल को ही गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक जगह पर हैं तो आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों एक जगह पर हैं आप कंपेयर कर सकते हो। अगर ये WDV यहां होती और DOA के साथ फेयर वैल्यू यहां होती तो मुझे इस WDV को पहले यहां लाना पड़ता, फिर उसके बाद में माइनस कर सकता था, कंपेयर कर सकता था। तो ये मेरे को बुक वैल्यू गिवन है, ये मेरे को फेयर वैल्यू गिवन है, ये मेरे को रिवैल्यूएशन गेन हो गया। फिर 40,000 30,000 और यहां पे मुझे रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। और 31 मार्च 2024 को रिजर्व्स कितने गिवन है 2,20,000, ये मैंने कहां से लिखे होंगे बैलेंस शीट से। और इंटर कंपनी कितना गिवन है 35,000। फिर अब सब्सिडरी ने माल बेच रखा है होल्डिंग को 55,000 रुपए का सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट किसने कमा रखा है सब्सिडरी ने। तो कहां से माइनस करोगे एओपी से माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट सब्सिडरी ने कमा रखा है। प्रॉफिट का रेट क्या है 10% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट है 10 रुपए का, कॉस्ट है 100 रुपए की, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 रुपए का माल 10 रुपए का प्रॉफिट। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना है 110 का। 110 का सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है 10 रुपए का। इस इक्वेशन में 55,000 को रखो, आपका अनरियलाइज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा कितने का 5,000 रुपए का। बस उसके बाद क्या है, उसके बाद तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है 80, क्लोजिंग कितना गिवन है 220, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 140। बच्चा कहता है सर आपने टू रिवैल्यूएशन गेन और टू रिवैल्यूएशन लॉस क्यों नहीं लिखा। क्योंकि बच्चे वो एप्रोप्रिएशन नहीं है मेरे दोस्त। अगर वो एप्रोप्रिएशन होता तो चर्चा होती, बट वो एप्रोप्रिएशन ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ एप्रोप्रिएशन आएंगी प्रॉफिट की, बोनस डिविडेंड वो सब चीजें यहां पर आएंगी। फिर हमने लिखा ओपनिंग 80,000 और अर्नड प्रॉफिट पूरा का पूरा आपकी ये डीओए है, आपने प्रॉफिट कमाया यहां से यहां तक, तो 1,40,000 क्या हो गया आपका पूरा का पूरा पोस्ट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमने क्या करी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट। जैसे मशीनरी पे आपको हुआ रिवैल्यूएशन गेन 1 लाख रुपए का, आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू थी 2 लाख की, फेयर वैल्यू थी 3 लाख की, तो 1 लाख का गेन हो गया। इस 2 लाख पे डेप्रिसिएशन लगता 10% के हिसाब से 20,000, इस 3 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से 30,000। तो अब आपको 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। और डेप्रिसिएशन किस पीरियड का लगाओगे, इस पीरियड का ही तो लगाओगे। लगता इस 2 लाख पे इस साल डेप्रिसिएशन लगता इतना, इस 3 लाख पे इस साल डेप्रिसिएशन लगता इतना। तो ये पीरियड कौन सा है, ये सारा का सारा पोस्ट पीरियड है। तो हेंस 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने यहां से माइनस कर दिया। फर्नीचर पे हो गया था रिवैल्यूएशन लॉस, तो अकॉर्डिंगली उस पे आ गई सेविंग्स। सेविंग्स कैसे आई 40,000 का 15% 60,000 और 30,000 का 15% 4500, सॉरी 6,000। 6,000 डेप्रिसिएशन लगता, लेकिन लगना कितना चाहिए फेयर वैल्यू पे 4500, तो 1500 हमने ऐड बैक कर दिए। देखो जरा अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री कितना है 5,000 निकल करके आया था, और हमने कहा माइनस कर रखा है, हमने सब्सिडरी के प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है। सर क्यों सब्सिडरी के प्रॉफिट से माइनस कर रखा है, क्योंकि प्रॉफिट कमाया किसने है सब्सिडरी ने कमाया है।
तो देयरफॉर सब्सिडरी के प्रॉफिट से माइनस कर रखा है, तो 5000 मैंने यहां से माइनस कर दिया और मेरे आगे प्रॉफिट, इसको मैंने होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो में बांट दिया। क्वेश्चन में 80 और 20 गिवन थी। फिर उसके बाद गुडविल निकाली, इन्वेस्टमेंट उठाई बैलेंस शीट से, शेयर कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उसका 80%, 2 लाख की कैप आपको गिवन है उसका 80%, यहां से निकला है 80%, 16,000 शेयर और ये 20,000 शेयर, तो 80% का आपका होल्डिंग रेशियो आता है। कोई बोनस की एडजस्टमेंट इसके अंदर थी नहीं। तो उसके बाद कैपिटल माइनस करी, प्री प्रॉफिट्स माइनस करा, कैपिटल ये माइनॉरिटी में वही कैपिटल, प्री प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट, कंसोल रिजर्व के अंदर पेरेंट की बैलेंस शीट से उठाया और पोस्ट का हिस्सा, और बैलेंस शीट के अंदर एड और लेस ही करना है। इन्वेंट्री में देखो अभी भी माइनस होगा 5000, क्यों? क्योंकि अब क्या है, सब्सिडरी का प्रॉफिट माइनस करा। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, पेरेंट का प्रॉफिट माइनस करा था। क्यों पेरेंट का करा था? क्योंकि पेरेंट ने कमाया था। यहां पे सब्सिडरी का क्यों करा? क्योंकि सब्सिडरी ने कमाया है। ट्रेड रिसीवेबल से इंटर कंपनी माइनस करा। पीपीई के अंदर जो भी आपने एडजस्टमेंट करी, आपने 1 लाख से बढ़ाई वो जोड़ दी, 10,000 से गिराई वो जोड़ दी, 10,000 से फिर से गिराई वो माइनस कर दी, और 1500 से बढ़ाई वो जोड़ दी। तो देखो आपने 1 लाख से बढ़ाई वो जोड़ दी, 10,000 से गिराई, द एडिशनल डेप्रिसिएशन, 10,000 का रिवैल्यूएशन लॉस और 1500 का सेविंग इन डेप्रिसिएशन, वो सारी एडजस्टमेंट पीपी के अंदर हमने जोड़ दी बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बैलेंस शीट दे रखी है आपको आर्ट लिमिटेड की और क्राफ्ट लिमिटेड की ऑन 31 मार्च। सीधा आओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। आर्ट लिमिटेड एक्वायर करता है 3200 ऑर्डिनरी शेयर क्राफ्ट लिमिटेड के ऑन 1 अक्टूबर। रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है, 1 अक्टूबर को आपने एक्वायर करी है और आपको 1 अप्रैल को दे रखा है 40,000 और 58,700। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 2.5 लाख, कंसीडर होगी 2,20,000 की। ये कब है प्लांट एंड मशीनरी, 2.5 लाख की अप्रैल में, और इसकी वैल्यू 2/20 कब है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो दोनों अलग अलग हैं। डेप्रिसिएशन का रेट आपको दे रखा है, रिवैल्यूएशन टू बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। क्राफ्ट लिमिटेड डिडक्ट करता है 1% टीआर एज अ जनरल प्रोविजन एज अगेंस्ट डाउटफुल डेट, और पॉलिसी 8 फॉलो नहीं करता, तो आपको सब्सिडरी पे ये पॉलिसी रिवर्स करनी पड़ेगी। क्राफ्ट की इन्वेंट्री के अंदर गुड्स शामिल है जो 15% ऑन कॉस्ट है, और 8 ने परचेज करा है 1,03,500 का। आओ जरा, अच्छा इसकी फोटो नहीं बना रखी हमने, चलो पहले इसकी फोटो बना लेते हैं टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको कहा कि 1 अप्रैल और 31 मार्च को बताओ कितने रिजर्व्स हैं। सर 31 मार्च को हमारे पास रिजर्व हैं 2,48,000 के, सब्सिडरी के रिजर्व हैं 2,48,000 के, और सर हमें रिजर्व्स कितने गिवन है, हमें रिजर्व गिवन है 40,000 और 58,700, 98,700 के हमें रिजर्व गिवन है, 98,700 के रिजर्व गिवन है। और 1 अक्टूबर की हमारी डीओए है, 1 अक्टूबर की हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन है। वो कहता है प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख की अप्रैल में खड़ी है। यहां पर सर, यहां पर प्लांट एंड मशीनरी खड़ी है 2.5 लाख की, उसकी फेयर वैल्यू यहां पर 2,20,000 है, तो हमें इस 2.5 लाख को ट्रेवल करवाना पड़ेगा और इस WDV को यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ही हम कंपेयर कर पाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है वो भी कर लेंगे। फिर उसके बाद 10% के रेट है, और वो कहता है 1% ट्रेड रिसीवेबल पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना हुआ है उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। और उसके बाद वो कहता है क्राफ्ट लिमिटेड की इन्वेंट्री, क्राफ्ट लिमिटेड कौन है, क्राफ्ट लिमिटेड है सब्सिडरी, तो होल्डिंग ने माल बेच रखा है, इसका मतलब होल्डिंग ने माल बेच रखा है सब्सिडरी को। कितने का माल बेच रखा है साहब, इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स विच हैड परचेज फ्रॉम आर्ट लिमिटेड फॉर 1,03,500, जिसपे उसने प्रॉफिट कितना कमाया था, 15% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना है, 15/100, परसेंट को 100 लिखते हैं ऑफ कॉस्ट, तो प्रॉफिट है 15 का, कॉस्ट है 100 रुपए की, तो 100 रुपए की चीज पे 15 का प्रॉफिट, तो 115 का क्या हो गया सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट क्या हो गया 15 का। इस इक्वेशन में इसको रखेंगे और हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ये कितने का बेच रखा है, ₹1,03,500 का ये बेच रखा है। तो मैंने फोटो बना दी है, आओ जरा फोटो के हिसाब से देखते हैं सॉल्यूशन को। तो ओपनिंग प्रॉफिट लिखा 98,700, क्लोजिंग प्रॉफिट लिखा 2,48,000, नेट प्रॉफिट निकल करके आया 1,49,300। ओपनिंग हो गया प्री। अब ये है आपके लिए क्या, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये है आपके लिए लक्ष्मण रेखा,
इधर आने वाले हर एक चीज क्या होगी, प्री होगी, और इधर आने वाली हर एक चीज क्या होगी, इधर इधर आने वाली हर एक चीज क्या होगी, पोस्ट होगी। तो मुझे जरा बताओ, ओपनिंग प्रॉफिट तो प्री में ही आ रहा है, देखो इस पे कौन सा कलर है, ये रेड कलर है 98,700, तो ये इधर आ रहा है। आपने प्रॉफिट कब से कब तक कमाया, यहां से यहां तक कमाया, तो आपको इसको इसमें और इसमें बांटना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना है 149,300 डिवाइड बाय 2, इक्वल रेशियो में बट गया, तो आपका ये प्रॉफिट निकल करके आ गया। फिर हमने करी कंसोल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम इस 2.5 लाख को डेप्रिशिएट करके यहां पे लेकर आए। तो मैंने लिखा 2.5 लाख की वैल्यू थी, 2.5 लाख पे 10%, 6 महीने का 12,500। 6 महीने का कौन सा पीरियड है, ये वाला पीरियड है डेप्रिसिएशन का। तो मैंने डेप्रिसिएशन लगा के 2.5 लाख की वैल्यू को यहां लेकर आया कि यहां कितनी वैल्यू है। तो वो कितनी वैल्यू निकल करके आई, 2,37,500। तो यहां वैल्यू निकल करके आई 2,37,500। फिर मैंने इसको कंपेयर करा, 2,37,500 की चीज कितने की हो गई, 2,20,000 की हो गई। तो मेरे को क्या हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया 17,500। ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितना लगता, 12,500। 2,20,000 पे 10%, 6 महीने का कितना लगेगा, 11,000। तो 12,500 लगता, अब लगेगा 11,000। तो सेविंग हो गई डेप्रिसिएशन में 1,500 रुपए की सेविंग हो गई। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए, ये रे। ओके, ये है कैश, ये होगा 168,300 के ट्रेड रिसीवेबल है, 168,300। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटाकर है, उसने बोला है कि वो 1% बनाता है, लेकिन होल्डिंग कंपनी ऐसा कुछ नहीं बनाती। तो यानी कि आपने 1% बना रखे हैं, तो ये अपने आप में 99% है, तो इसका 1% हो गया 1,700। तो प्रोविजन आपने पूरे साल का बना रखा है, यहां से यहां तक का बना रखा है, तो 1,700 इधर आधा इधर आधा, तो 850 आपने प्रोविजन ऐड कर दिया। तो आपके पास प्रॉफिट आ गया, इसको आपने होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांट दिया। बाकी सब चीजें सेम है, होल्डिंग, माइनॉरिटी, कंसोल, P&L। ये है अनरियलाइज प्रॉफिट, 1,03,500 इंटू 15/115, जो इक्वेशन हमने यहां बनाई थी, इंटू 15/115। ये किसने कमाया प्रॉफिट, सर ये होल्डिंग ने कमाया, होल्डिंग ने माल बेच रखा है, तो हमने होल्डिंग के प्रॉफिट में से ये माइनस कर दिया 13,500। तो मेरा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। उसके बाद तो नॉर्मल बैलेंस शीट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सितंबर 24 में आया था। 1 फरवरी 2024 को बेस्ट लिमिटेड एक्वायर करता है 80% इक्विटी शेयर कूल लिमिटेड के 14,80,000 रुपए के। और 31 मार्च 2024 बेस्ट लिमिटेड ऑल्सो एक्वायर्ड 25% इक्विटी शेयर गुड लिमिटेड के 3,80,000 के। तो ये 25% जो है ये क्या है, ये है एसोसिएट्स, और 80% जो है ये क्या है, ये है सब्सिडरी। तो सब्सिडरी को आप क्या करते हो, फुल कंसोलिडेशन, पूरी बैलेंस शीट खा जाते हो। एसोसिएट को आप क्या करते हो, इक्विटी मेथड लगाते हैं, फुल कंसोलिडेशन नहीं करते। तो आप एसोसिएट को नहीं जोड़ते अपनी बैलेंस शीट के अंदर, आप सिर्फ सब्सिडरी को जोड़ोगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। दोनों की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 30,000 अप्रैल के अंदर। जर्नलिज्म पिछले साल से आ रहा है, जितने भी बिल्स पेबल हैं वो एक्सेप्टेंस में है, लेकिन उसके पास हेल्ड ओनली 3 लाख। तो आप माइनस भी कितने करोगे, 3 लाख। गुड्स परचेज करे 5 लाख के, जिस पे प्राइस था 6.5 लाख, तो 1.5 लाख रुपए का क्या है प्रॉफिट है, और एंटायर गुड्स रिमेन अनसोल्ड है, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो कहता है सबसे पहले बता दो ट्रेड पेबल कंसोलिडेटेड कितने होंगे। तो ट्रेड पेबल कहां है जी, ये रहे, 3,80,000 मेरे, 410 उसके, ये 25 नहीं जोड़ने क्योंकि एसोसिएट है, माइनस इंटर कंपनी। तो 380 प्लस 410 माइनस इंटर कंपनी, ये आ गए ट्रेड पेबल। फिर वो कहता है करंट एसेट बता दो। करंट एसेट मेरी प्लस सब्सिडरी की, एसोसिएट की नहीं जोड़नी, माइनस इंटर कंपनी। तो करंट एसेट मेरी, सब्सिडरी की, माइनस इंटर कंपनी, माइनस ये इन्वेंट्री का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। चाहे होल्डिंग कमाए चाहे सब्सिडरी कमाए, इन्वेंट्री से तो माइनस करोगे ही, वो मैंने माइनस कर दिया। तो जो भी अमाउंट यहां पर आ जाएगा, मैंने लिखा नहीं है, वो यहां पर हो जाएगा। फिर माइनॉरिटी और बाकी सब चीजों के लिए हमने वही अपनी वर्किंग करी। ओपनिंग बैलेंस लिखा 3,34,000। कैसे लिखा साहब ये हमने लिया सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नलिज्म, P&L तो क्लोजिंग गिवन है, तो ये हमने माने ये ओपनिंग में भी आ रहे होंगे। अगर ये क्लोजिंग में आ रहे हैं तो ये ओपनिंग में भी आ रहे होंगे। ड्यूरिंग द ईयर हमने ऐसा कुछ करा नहीं है। जर्नलिज्म का तो उसने आपको बोल ही दिया कि ओपनिंग में भी आ रहा है, मैंने मान लिया 220 भी ओपनिंग में आ ही रहा होगा। तो 220 प्लस 84 प्लस जो ये बैलेंस गिवन था क्वेश्चन के अंदर 30,000 का, ये तीनों को मैंने लिखा 334, और
बैलेंस शीट से इन सबका टोटल लिखा, इन तीनों का 574, और प्रॉफिट कितना कमाया, 2,40,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया। हमने एक्वायर कब करा था, हमने एक्वायर करा था 1 फरवरी, यानी कि 10 मंथ जो है वो प्री में आएंगे और 2 मंथ जो है वो क्या आएंगे, पोस्ट में आएंगे। फरवरी और मार्च पोस्ट में चला जाएगा ना, तो 2,40,000 को मैंने 10 और 2 के महीने में बांट दिया, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करोगे तो 20,000 आ जाएगा। तो 10 महीने 2 लाख और 2 महीने 40,000। तो ये मेरे आ गए प्रॉफिट बांटने के बाद। उसके बाद मैंने 1.5 लाख रुपए का जो ये वाला प्रॉफिट है इन्वेंट्री का, क्योंकि किसने बेचा है, बेस्ट परचेज करता है गुड्स फ्रॉम कूल। कूल कौन है, सब्सिडरी। सब्सिडरी ने माल बेच रखा है होल्डिंग को, तो प्रॉफिट किसने कमाया, सब्सिडरी ने। कब माल बेचा, 1 जून को माल बेचा, 1 जून को। साहब फरवरी में आपकी डीओए है और वो यहां पे प्रॉफिट कमा चुका है। अगर वो यहां पे प्रॉफिट कमा चुका है तो ये अगर लक्ष्मण रेखा है तो ये सारा का सारा प्री है, तो यानी कि ये 1.5 लाख रुपए कहां से माइनस हो जाएंगे, प्री से, 3,84,000। फिर हमने निकाला माइनॉरिटी, कैसे, शेयर कैपिटल का 20%, उसकी कैपिटल कितनी है, 20 लाख की कैपिटल है, उसका 20% हमने निकाला, ये शेयर कैपिटल आ गई। प्री प्रॉफिट कितने निकल करके आए थे, 384 का 20%, पोस्ट प्रॉफिट निकल करके आए थे 40,000 का 20%, ये आ गया मेरा माइनॉरिटी। गुडविल सीआर कूल लिमिटेड पे मांगी है उसने, उसने बोला है माइनॉरिटी के बाद गुडविल सीआर निकालो कूल और गुड की, तो कूल पे मैंने निकाली। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट दे रखी है 14,80,000 की, ये लिखी 14,80,000 की, और 3,80,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो 14,80,000 की इन्वेस्टमेंट है। शेयर कैपिटल का 80% मेरा है, प्री प्रॉफिट्स का 80% मेरा है, तो 4,27,200। गुड पे इन्वेस्टमेंट दे रखी है 3,80,000। अब हमने गुड की इन्वेस्टमेंट कब करी है, गुड की इन्वेस्टमेंट करी ही 31 मार्च को है, तो जो भी यहां पे दे रखा है ये सारा का सारा ही प्री हो गया, क्योंकि आपने यहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है, यहीं के रिजर्व हैं, तो इससे पहले प्री है, इसके बाद आगे तो फ्यूचर है, वो आप खुद भी नहीं जानते कि क्या है, तो आप खड़े ही यहां पर हो, तो सारा का सारा क्या हो गया, प्री हो गया। तो मैंने कहा 170 का 25% माइनस करके क्या आ गई, मेरी गुडविल आ गई। फिर उसने कहा प्रॉफिट और लॉस भी निकालो, तो मैंने कहा बेस्ट का कंसोल प्रॉफिट कितना है, 3,26,000, उसमें मैंने पोस्ट प्रॉफिट जोड़ दिया, 3,26 के अंदर 40,000 का पोस्ट प्रॉफिट जोड़ दिया, 3,58,000। जर्नल रिजर्व भी निकालो, तो जो भी उसका जर्नल रिजर्व गिवन था 269 होल्डिंग का, उसके अंदर अगर आप 84 का वो 80% जोड़ने का सोच रहे हो, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 84 इसके अंदर भी शामिल है, 334 यहां पर शामिल है, इस 384 में ये 334 भी शामिल है, और इस 384 का 80% आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। हेंस जनरल रिजर्व का अपना हिस्सा आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, तो जनरल रिजर्व यहां पर नहीं जुड़ेगा, जनरल रिजर्व को हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, खाली होल्डिंग का ही आएगा। फिर उसने बोला है रेवेन्यू भी निकाल दो, तो हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू निकालना है कंसोल और कॉस्ट निकालनी है। हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारा रेवेन्यू है 56 लाख रुपए, और कॉस्ट कितनी है 36,50,000, उसकी है 38 लाख और 31,20,000। एसोसिएट का मत जोड़ देना गलती से भी, तो हमने कहा 56 लाख में उसका 38 लाख, हमारे पास कंट्रोल 2 महीने का ही था इस साल में, फरवरी और मार्च, तो 2 महीने का जोड़ दिया, और 31,20,000 में भी 2 महीने की कॉस्ट जोड़ दी, तो इससे आपका रेवेन्यू और कॉस्ट निकल करके आ गया। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन से आपके ऑल टाइप ऑफ जो क्वेश्चन हैं बैलेंस शीट प्रिपरेशन के, वो रिवाइज हो जाएंगे। लगभग सारी एडजस्टमेंट्स भी आपकी इस टाइप के क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगी। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ताकि आप खुद से वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ और पेपर में भी उनको सॉल्व कर पाओ। आगे बढ़ते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। कंसोलिडेटेड पी एंड एल, भाई कंसोल पी एंड एल का कॉन्सेप्ट क्या था सर, आपको कुछ नहीं करना होता पी एंड एल के कंसोल के अंदर। जब से आपने कंट्रोल एक्वायर करा है, वहां से लेके जो भी रेवेन्यू है, कॉस्ट है, उन सबको जोड़ते चले जाना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग होती है, कंट्रोल जो है, डेट ऑफ एक्विजिशन जो है बहुत पुरानी होती है, और आपको पी एंड एल यहां का बनाना होता है, तो आपके लिए पूरे के पूरे 12 महीने ही रेलेवेंट होते हैं, आप पूरे के पूरे 12 महीने का ही रेवेन्यू जोड़ते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको पुरानी डीओए दे रखी होती है कि हमने आज से 5 साल पहले एक्वायर करा था और आप इस साल का सीपीएल बना रहे हो, तो आपके लिए डेट ऑफ एक्विजिशन पुरानी होती है, तो आप पूरे के पूरे रेवेन्यू को, पूरे के पूरे कॉस्ट को उसके जोड़ देते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि सब्सिडरी के जो भी रेवेन्यू है उसको अपने रेवेन्यू में जोड़ो, जो कॉस्ट है उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ो,
अपने रेवेन्यू में से इंटरकंपनी माइनस कर दो और कॉस्ट में से भी इंटरकंपनी माइनस कर दो। अगर हमने बोला है कि हमने रेवेन्यू कमाया है उससे, तो उसने कॉस्ट इनकर करी होगी, तो हमारा रेवेन्यू माइनस हो जाएगा और उसके कॉस्ट माइनस हो जाएगी। ये क्वेश्चन है एक रूस्टर लिमिटेड का। इसके अंदर एक रेक्टिफिकेशन का पॉइंट आया था जो बड़ा ही जबरदस्त है। तो सीए इंटर में 25 का क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे अपने कॉन्सेप्ट को भी याद कर लेंगे। बर्ड का और रूस्टर का आपको दे रखा है सब्सिडरी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैपिटल सेल परचेजेस अदर इंफॉर्मेशन। वो कहता है देखो 31 मार्च 25 का आपको दे रखा है डिटेल। उसने बोला है एक्वायर कब करा था, 1 अप्रैल 2022 को, तो यानी कि कभी पहले एक्वायर करा था और आपको सीपीएल बनाना है इस पीरियड का। तो आपके लिए पूरे का पूरे नंबर्स को जोड़ना है, आपको कोई 12 बटे समथिंग कुछ नहीं करना। 1 अप्रैल 2022 को बर्ड लिमिटेड ने एक्वायर करते शेयर 2500 शेयर एक्वायर करे थे और फुली पेड अप। उसके शेयर थे कितने, 3 लाख के शेयर थे, तो 2.5 लाख आपने एक्वायर कर लिए थे। रूस्टर लिमिटेड ने डिविडेंड भी दिया 12% का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, और ये करेक्टली अकाउंट फॉर कर रखा है बर्ड ने। रूस्टर ने पे करे 11,250 पर मंथ टू बर्ड टुवर्ड रेंट फॉर द पोर्शन ऑफ प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड। तो वो रेंट पे करता है, तो हमारी अदर इनकम हो गई, उसका रेंट का एक्सपेंस हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ रूस्टर इंक्लूड 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम बर्ड। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो रूस्टर के हैं उसके अंदर आ रहा है क्या, 15,000 जो उसको रिसीव हो रखे हैं बर्ड लिमिटेड से। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आपको कंसोल पीएनएल बनाना है 31 मार्च 2025 का, एक्वायर करा था 1 अप्रैल 2022 को। आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको टोटल जोड़ देना है और इंटरकंपनी माइनस कर देना है। तो आओ जरा बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो मैंने जोड़ा सेल्स 28,40,000 प्लस 10,40,000, 38,80,000 की सेल्स हो गई। अदर इनकम के अंदर क्या क्या आएगा साहब, रेंट रिसीव 5,40,000, डिविडेंड इनकम 1,35 और 28, और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम 238 और 57। तो 5,40, 1,35, 238, 28 और 57,000 क्या था, ये था अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम 238 और 57,000, 238 और 57,000। उसके बाद उसने बोला 12% डिविडेंड दिया और हमने करेक्टली अकाउंटेड फॉर कर रखा है, तो इसका मतलब हमने अपनी अदर इनकम में डाल रखा होगा डिविडेंड को, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। आपके पास 2.5 लाख शेयर है, उसका 12%, तो वो मैंने डिविडेंड की एडजस्टमेंट कर दी 30,000, 2.5 लाख का 12%। फिर उसके बाद उसने बोला कि हमने 11,250 पर मंथ के हिसाब से रेंट भी पे करा है। तो 11,250 इंटू 12 अगर मैं करता हूं तो क्या निकल करके आता है, जरा मुझे बताओ कैलकुलेटर। 11,250 इंटू 12, 1,35,000। तो 1,35,000 ये मैंने यहां से भी माइनस कर दिए अपनी इनकम से, और अदर एक्सपेंस से भी मैंने 1,35,000 पे माइनस कर दिए होंगे रेंट के। तो यहां मैंने एक्सपेंस से माइनस करे और यहां मैंने इनकम से माइनस करे। सर आपने डिविडेंड तो माइनस नहीं करा, क्योंकि नालायक को डिविडेंड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं जाता, जो कंपनी पे करती है। सब्सिडरी ने अगर डिविडेंड पे करा होगा तो वो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा, पीएनएल से नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे उसकी सब्सिडरी वाली एडजस्टमेंट नहीं हुई, जो हमारी अदर इनकम थी वो हमने माइनस कर दी। 1,35,000 का एक्सपेंस भी आ रहा होगा अदर एक्सपेंस में, वो माइनस कर दिया, और 1,35,000 की इनकम भी आ रही होगी अदर इनकम में, वो भी माइनस कर दी। उसके बाद ये वाले पॉइंट पे चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद बाकी सब चीजों को जोड़ना ही है। हमने जोड़ा परचेज को 9,15,000 और 1,75,000, तो 9,15,000 और 1,75,000। फिर उसके बाद हमने जोड़ा फिनिश गुड्स की चेन इन इन्वेंट्री को। दोनों के ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, 335 और 120, और माइनस दोनों के क्लोजिंग स्टॉक 785 और 290। 335 और 120 माइनस दोनों के क्लोजिंग स्टॉक 785 और 290। अगर कोई अनरियलाइज गेन लॉस भी होता तो हम क्या करते, हम इस क्लोजिंग स्टॉक में से वो माइनस कर देते, जिसमें से भी माइनस होना होता क्लोजिंग स्टॉक में से वो अनरियलाइज गेन माइनस कर देते, फिर जो अमाउंट आता उसको इसमें से माइनस करके ये लिखते, फिर जो यहां पर अमाउंट आता उसको इसमें से माइनस करके यहां पे लिखते। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अगला खर्चा कौन सा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वो 775 और 378, तो मैंने 775 और 378 को जोड़ दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंस की। अदर एक्सपेंसेस के अंदर जनरल एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एचके और एसके और टोटल, यहां पे
वो कहता है आपको कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ रूस्टर इंक्लूड करते हैं 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम बर्ड लिमिटेड। आओ जरा, ये है होल्डिंग, ये है सब्सिडरी। उसने 15,000 रुपए उसको दिए, उसको करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी? सब्सिडरी को करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम 15,000। इसको क्या करनी चाहिए थी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये होल्डिंग कंपनी ने करी एंट्री। करेक्ट एंट्री सब्सिडरी को क्या करनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम। सब्सिडरी ने गलती से एंट्री क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही मतलब है इस लाइन का। वो कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ रूस्टर इंक्लूड 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम बर्ड। बर्ड से रिसीव हो रखे हैं 15,000, वो कहां डाल रखे हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। उसको डालने चाहिए थे कहां पर? अदर इनकम के अंदर। उसने कहां डाल दिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये है करेक्ट एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री। क्या इन दोनों की हेल्प से रेक्टिफिकेशन एंट्री कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक डेबिट होना चाहिए था, बैंक डेबिट होना चाहिए था और डेबिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो गया। क्या अदर इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी? हाँ। क्या हुई? नहीं। तो आओ जरा क्रेडिट कर दे, तो मैंने अदर इनकम क्रेडिट कर दी। क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं। क्या हो गया? हाँ। तो आओ रिवर्स कर दे, तो मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन क्या बना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम। और यहाँ पे होल्डिंग की एंट्री तो आ ही रही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 15,000 जुड़े हुए हैं और आपको 15,000 जोड़ देने हैं। तो मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आया और रेक्टिफिकेशन के 15,000 यहां पे डाल दिए, टोटल कॉलम में भी डाल दिए। फिर उसके बाद अदर इनकम में से 15,000 उड़ा देने हैं। तो मैंने ये 15,000 अदर इनकम में, सॉरी क्रेडिट करने हैं, तो 15,000 अदर इनकम में भी जोड़ दिए। फिर उसके बाद ये वाली एंट्री कैरिड डाउन होके नीचे आई। तो अब आपको काटना है सेलिंग एंड अब आपने एंट्री ठीक कर दी, तो एक्सपेंस से ये वाला एक्सपेंस कट जाएगा। तो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। इंटर कंपनी 15,000 पर्पल कलर से दोनों जगह एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वाला जो पार्ट है वो आपका कवर होगा। सर एक बार फिर से बताओ, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक बार और बता दो। मैंने कहा चलो ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। भाई वो आपको क्या बोल रहा है? वो आपको बोलता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रूस्टर का इंक्लूड करता है 15,000 जो रिसीव हुए हैं बर्ड से। मतलब इतनी सी बात तो अंग्रेजी पढ़ के समझ में आ रही है कि बर्ड ने कुछ दिया है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने कुछ लिया, रूस्टर ने कुछ लिया है। तो बर्ड जब पे करेगा तो टू बैंक करेगा और ये जब रिसीव करेगा तो बैंक डेबिट करेगा। तो ये दोनों बातें तो समझ में आ गई। फिर उसके बाद वो कहता है उसने कहां रिसीव कर लिया? उसने रिसीव कर लिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। तो मैंने कहा उसने गलती से बैंक अकाउंट डेबिट टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया, उसको डालना था बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम। होल्डिंग ने सही डाल रखा है, होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा टू बैंक, क्योंकि उसने पे करा तो उसके लिए खर्चा होगा, इसने रिसीव करा इसके लिए इनकम होगी, तो इसको इनकम में डालना था, इसने गलती से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया। तो हमने कहा रेक्टिफाई कर देते हैं भाई साहब, अदर इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी, लो कर दी। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट होना चाहिए था, लो कर दिया। और क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, उसको रिवर्स कर दिया। तो हमने रेक्टिफिकेशन में क्या डाला? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट टू अदर इनकम। तो देखो येलो कलर से मैंने क्या करा है? रेक्टिफिकेशन। तो मैंने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा दिया और मैंने अदर इनकम भी बढ़ा दिया। मैंने यहाँ पे येलो कलर से जो एंट्री कर रखी है, ये क्या कर रखी है? ये रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रखी है, जो सब्सिडरी की ने गलत कर रखी थी। अब जैसे ही आपने ये एंट्री डाल दी, तो इसका मतलब आपने दोनों एंट्री ठीक कर दी सब्सिडरी की बुक में। होल्डिंग ने तो एंट्री डाली रखी है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपको इसको एलिमिनेट करना होगा। तो आप कहोगे होल्डिंग की किताबों से 15,000 उड़ जाएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हमने होल्डिंग की किताबों से 15,000 पर्पल कलर से देखो ये उड़ा दिए। होल्डिंग की किताबों से अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उड़ेगा तो अदर इनकम सब्सिडरी की किताबों से भी उड़ेगा। तो सेम पर्पल कलर से ही मैंने 15,000 रुपए अदर इनकम से भी उड़ा दिए। तो यानी कि जो ये येलो कलर की एडजस्टमेंट है, ये क्या है? रेक्टिफिकेशन। जो ये पर्पल कलर की एडजस्टमेंट है, ये क्या है आपकी? ये इंटर कंपनी है। तो अगर आप अदर इनकम पे इंपैक्ट देखोगे प्लस और माइनस नील, अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे इंपैक्ट देखोगे तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हुआ और फिर उसके बाद में इंटर कंपनी हो गया। और ये तो रेंट की एडजस्टमेंट थी। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? अदर एक्सपेंस आ जाएगा और प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। बढ़ते हैं आगे।
एक पार्ट आपसे पूछा जाता है रीस्टेटेड बैलेंस शीट का, कि भाई साहब आपको सब्सिडरी की बैलेंस शीट रीस्टेट करके बनानी होती है। जैसे सब्सिडरी बी है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, सीधा आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। वो कहते हैं बी लिमिटेड सब्सिडरी है और बोथ द कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं। अब ए लिमिटेड वैल्यू करता है इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस, वाइल बी लिमिटेड यूज करता है फीफो बेसिस। टू ब्रिंग बी लिमिटेड वैल्यू इन लाइन विद दोज विद ए, its value of inventory required to be reduced by 12,000 at the end of this year and 34,000 at the end of closing year। तो ओपनिंग इन्वेंट्री गिरा दो 12 से, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिरा दो 34,000 से। बी लिमिटेड डिडक्ट करता है 1% टीआर एज जनरल प्रोविजन, जबकि ए लिमिटेड ऐसा कुछ भी नहीं करता। प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ बी इंक्लूड करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड 60,000 इन दिस ईयर, 30,000 इन दिस ईयर, बीइंग पार्ट ऑफ इनिशियल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 90,000 इन दिस ईयर, व्हिच इज बीइंग रिटन ऑफ ओवर 3 ईयर, बट सिमिलर अमाउंट ए लिमिटेड फुली राइट ऑफ कर देता है। आपको रीस्टेट करनी है बैलेंस शीट। तो आओ जरा बैलेंस शीट करते हैं रीस्टेट। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सेम बैलेंस शीट उतार दी। शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए की, वो मैंने देखो 5 लाख की कैपिटल उतार दी। रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्टमेंट होनी है तो मैंने वो उतार दी। रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं कंपनी के? 7,14,000, तो मैंने रिजर्व एंड सरप्लस उतार दिए 7,14,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग एज इट इज आनी है 170 की, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैंने 170 की एज इट इज उतार दी। ट्रेड पेबल 494 के आने हैं, तो ट्रेड पेबल उतार दिए 494 के। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन आने हैं 4,30,000 के, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन उतार दिए 4,30,000 के। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2,24,000 के, उसकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं गिवन, तो मैं जो गिवन है एज इट इज उतार दिया। जिसकी एडजस्टमेंट गिवन है उसे ब्रैकेट में उतार दिया। 224 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है 4 लाख रुपए की, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये उतार दी 4। फिर इन्वेंट्री 742, ये ब्रैकेट में आएगी, ये भी ब्रैकेट में आएगा, एडजस्टमेंट गिवन थी। 3,000 अंदर आ जाएगा बैलेंस शीट में और 48,000 भी अंदर आ जाएगा बैलेंस शीट में। तो आओ देखो, ये दोनों मैंने ब्रैकेट में उतार दिए, ये दोनों मैंने अंदर उतार दिए। 48,000 की भी एडजस्टमेंट गिवन है प्रीपेड की, तो ये भी ब्रैकेट में आ गया। पहली एडजस्टमेंट वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक को गिरा दो 34,000 से। तो मुझे जरा सोच के बताओ, ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक, मैंने इसको 34,000 से माइनस कर दिया, तो आपके प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे 34,000 से, तो मैंने पहली एडजस्टमेंट कर दी। दूसरी एडजस्टमेंट वो कहता है 1% ट्रेड रिसीवेबल पे डाउटफुल डेट बने हुए हैं उसको हटा दो। 1% का जो डाउटफुल डेट बने हुए हैं उसको हटा दो। ट्रेड रिसीवेबल है क्या, कितने के, कहाँ गए? 8,91,000, ये अपने आप में 99% है, इंटू 1% करोगे तो आपके पास प्रोविजन निकल करके आ जाएगा। देखो ये ऐसे भी निकाल सकते हो, 8,91,000 डिवाइडेड बाय 99% इंटू 1%, ऐसे भी निकल जाएगा, या इक्वेशन बना के भी निकल जाएगा। प्रोविजन आ जाएगा 9,000, तो मैंने 9,000 का प्रोविजन बढ़ाया, मतलब रिवर्स करा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 9,000 से, वो मैंने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद वो कहता है प्रीपेड एक्सपेंस, वो कहता है सब्सिडरी ने भी एक खर्चा करा 90,000 का, होल्डिंग ने भी एक खर्चा करा 90,000 का। होल्डिंग ने ये खर्चा पीएनएल में डाल दिया, सब्सिडरी ने ये खर्चा राइट ऑफ करना शुरू कर दिया प्रीपेड में। होल्डिंग ने ये सारा का सारा पीएनएल में डाल दिया, सब्सिडरी को भी ये पीएनएल में ही डाल देना चाहिए था। इस 90 में से 30 पिछले साल डाल दिया, 60 रह गया। फिर 30 एक और साल डाल दिया, इस बार 30 रह गया जो अगले साल जाना था। आप वो कह रहे इसको भी उड़ा दो, तो हमने इस 30,000 को भी यहां से माइनस करके कहां डाल दिया? पीएनएल में। तो एक्सपेंस से प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, तो रिजर्व आ गए इतने के और बाकी माइनस प्लस करके आ गए इतने के, और आपकी बैलेंस शीट हो गई मैच। रीस्टेटेड अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो समझ लेना कि भगवान ने आपकी सुन ली। इस बार भगवान चाहते हैं कि आप पास हो जाओ, आपके अच्छे मार्क्स आए, इसलिए रीस्टेटेड आपके पेपर में आया। ये इतना आसान सवाल होता है। फिर एक पॉइंट आता है नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, कि नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होती है? कि जब लॉसेस की वजह से प्रॉफिट गिरते हैं, लॉसेस की वजह से, क्योंकि माइनॉरिटी को भी तो हिस्सा मिलता है ना प्री और पोस्ट का, तो पोस्ट में अगर लॉसेस आ रहे हैं उसकी वजह से माइनॉरिटी गिरते गिरते नेगेटिव हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव माइनॉरिटी। और कॉन्सेप्ट कहता है कि आप माइनॉरिटी को नेगेटिव नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप किसी भी शेयर होल्डर से पैसे नहीं मांग सकते फुली पेड शेयर के बाद कि भाई पैसे ला। नेगेटिव का मतलब हो गया लाइबिलिटी, नेगेटिव का मतलब हो गया एसेट, तो आप पैसे मांग नहीं सकते शेयर होल्डर से, तो इसलिए हम नेगेटिव माइनॉरिटी नहीं दिखा सकते। हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कहां लेके जाते हैं कंसोल पीएनएल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, अगर माइनॉरिटी नेगेटिव आ रही होती है तो। इस छोटे से सवाल से इस बात को समझते हैं। एच लिमिटेड एक्वायर कर रहा है
70% इक्विटी शेयर एस्ट लिमिटेड के ऑन 1 जनवरी एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख। जब एस्ट लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल थी 5 लाख और रिजर्व कितने थे 40,000 के। बोथ द कंपनी फॉलो कैलेंडर ईयर। इस तरीके से लॉसेस हुए कंपनी में, उसके बाद प्रॉफिट होने शुरू हुए 25,000। अगले 2 साल 26-27 में 50 और 75 का प्रॉफिट हुआ। आपको फलाना फलाना चीजें बतानी है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल नॉट शो एज अ नेगेटिव, रेदर अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोल पीएनएल की बात हो रही है। तो 1 जनवरी 31 दिसंबर 23, 24, 25, 26, 27 ये आपके ईयर्स हैं। सबसे पहले हमने निकाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 5 5 5 5। शेयर कैपिटल कितनी है, जिस दिन इन्वेस्टमेंट करी उस दिन शेयर कैपिटल कितनी थी 5 लाख रुपए की। आपने 70% एक्वायर करा तो 3.5 माइनस हो जाएगा। देखो हर साल 3.5 माइनस हो रखा है। फिर उसके बाद क्या माइनस करोगे, प्री प्रॉफिट्स। सीओसी निकालने के लिए क्या माइनस करोगे, प्री प्रॉफिट्स। प्री प्रॉफिट कितने थे 40,000। आपका 70% कितना 28,000। तो हमने 28,000 माइनस करने शुरू करे तो आपके पास गुडविल आ गई 1.22 की। ये क्या आ गई, गुडविल 1.22 की क्या आ गई, गुडविल, जो कि है सीओसी। फिर हमने निकाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या निकाला, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल कितनी है माइनॉरिटी वालों की 35, सॉरी 3.5। उसके बैलेंस जो बच गया, कितनी थी शेयर कैपिटल टोटल 5, इसका 30% 15। तो शेयर कैपिटल प्री प्रॉफिट 40 का 30% 0.12। उसके बाद 1 जनवरी को तो आपने एक्वायर करा है, उस दिन तो पोस्ट जीरो ही होगा। 1 साल के बाद आपको लॉस हुआ, पहला चांटा पड़ा, सफर्ड लॉसेस ऑफ 1,25,000, इसका 30%, 1,25,000 का 30%, 1,25,000 का 30% निकाला, 37,500 लॉस मैंने माइनस कर दिया। माइनॉरिटी आ गया 1.245 पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले साल आपको लॉस हुआ कितने का, 2 लाख का। तो नेक्स्ट 2 ईयर तक कितने का लॉस हो गया, मतलब अगर मैं बोलूं इस साल लॉस हुआ 1,25,000 का, फिर इस साल दोबारा से लॉस हुआ 2 लाख का, तो इस साल तक कितने का लॉस हो गए 3,25,000। तो 3,25,000 का 30% होता है 97,500, वो मैंने यहां माइनस कर दिया। फिर उसके बाद अगले साल आपको फिर से लॉस हुआ 2.5 लाख का, तो इन तीनों सालों का टोटल इंटू 30%, वो मैंने यहां माइनस कर दिया। फिर अगले साल फिर से लॉस हुआ इन चारों सालों का 30% टोटल करके, वो मैंने यहां माइनस कर दिया। फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ 25,000 का, तो इनका टोटल -25,000 प्लस इस सॉरी इनका टोटल -25,000 जो भी लॉस आएगा उसका 30%, वो मैंने यहां लिख दिया अकॉर्डिंगली। फिर इन सब का टोटल एज ऑन डेट आपको चलते जाना है, प्रॉफिट को जोड़ते जाना है, लॉस को माइनस करते जाना है। फिर 50 माइनस हटा दिए तो जो भी नेट प्रॉफिट आया उस दिन तक का, उसका 30 मैंने यहां पे लिख दिया और मेरी माइनॉरिटी में निकालता चला गया। जैसे ही मेरी माइनॉरिटी नेगेटिव आई, जैसे ही मेरी माइनॉरिटी नेगेटिव आई, मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, सीपीएल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। 0.105, 0.285, 0.21, 0.06 इन सालों की माइनॉरिटी क्या आएगी, जीरो। बैलेंस शीट बनाओगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या लिखोगे, जीरो, क्योंकि कहां ट्रांसफर कर दिया, कंसोल पीएनएल के अंदर। फिर हमने कहा चलो कंसोल रिजर्व भी बनाते हैं। 1 जनवरी को तो पोस्ट जीरो ही था। 31 दिसंबर को हमारा शेयर ऑफ लॉस, हमारा शेयर ऑफ लॉस, हमारा शेयर ऑफ लॉस एज ऑन डेट तक का, क्योंकि आप ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हो तो आपको एज ऑन डेट तक का निकालना होता है। फिर हमने जोड़ा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कि भाई साहब जो आपने ट्रांसफर करा है ये वाले माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो मैंने यहां जोड़ दिए और ये निकल करके आ गया 0.875, ये टोटल निकल करके आ गया। ये सब क्या है, ये बैलेंस शीट है। अगर पी&एल इंपैक्ट देखना है तो पहले साल कितना 0.875, दूसरे साल इन दोनों का डिफरेंस, तीसरे साल इन दोनों का डिफरेंस, चौथे साल इन दोनों का डिफरेंस, पांचवें साल इनका, फिर उसके बाद इनका, फिर उसके बाद इसका डिफरेंस। ये है पी&एल इंपैक्ट, ये है बैलेंस शीट इंपैक्ट। याद रखना हमेशा कि जो आपका ये प्रॉफिट है ये इस तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू भी बता देता हूं। पहले साल आपने कमाया 1,25,000 का लॉस, दूसरे साल आपने कमाया 2 लाख का लॉस, तीसरे साल आपने कमाया 2.5 लाख का लॉस, चौथे साल आपने कमाया 60,000 का लॉस, फिर उसके बाद आपने कमाया 25,000 का प्रॉफिट, फिर उसके बाद आपने कमाया 50,000 का प्रॉफिट, और फिर उसके बाद आपने कमाया 75,000 का प्रॉफिट। मैं आपको कह रहा हूं जब आपने यहां, ये है 1 जनवरी, यहां पे तो पोस्ट जीरो ही था, पोस्ट तो अभी फ्यूचर में आएगा। जब आप यहां पे खड़े हुए तो यहां तक के लॉसेस कितने, 1,25,000,
तो उसका 30% निकाला माइनॉरिटी और 70% सीआरएस। जब आप यहां पर आके खड़े हो गए तो यहां तक के लॉसेस कितने, 1,25 प्लस 2, तो कितने, 3,25,000 का लॉस, उसका 30% और 70% हमारे केस में। जब आप यहां पे आके खड़े हुए तो लॉसेस कितने थे, 1,25, 2 और 2.5, उसका 30% और 70%। जब आप यहां पे खड़े हुए तो 1,25, 2 प्लस 2.5 प्लस 60, जो भी लॉसेस आए उसका 30%। जब आप यहां पर खड़े हुए तो कितने हुए, 1,25 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस 60, अब ये प्रॉफिट है तो ये लॉस को कम कर देगा, तो ये लॉस को कम कर देगा। सिमिलरली ये भी प्रॉफिट है, ये लॉस को कम कर देगा। तो यहां पे जब आप निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे 1,25,000 का लॉस प्लस 2 लाख का लॉस प्लस 2.5 लाख का लॉस प्लस 60,000 का लॉस माइनस 25,000 का प्रॉफिट, तो जो भी आएगा नेट लॉस उसका 30%, उसका 30%। सिमिलरली अगले साल में यहाँ पे माइनस 50,000 और ऐड हो जाएगा, उसका 30%, और अगले साल माइनस 75,000 और ऐड हो जाएगा, उसका 30%। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन को करना है, कृपया करके ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद कुछ पीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी देखते हैं। वैरायटी लिमिटेड बेचता है 46%, होल्ड करता है 46% पेड अप कैपिटल एक कंपनी में, वीआर में। मार्केट प्राइस पे उसने एक्वायर करा 17 रुपए के हिसाब से। बैलेंस किसी फॉरेन कंपनी के पास है, अब फॉरेन कंपनी उसे बेच रही है। फॉरेन कंपनी कहती है जो शेयर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी है वो वैरायटी को सोल्ड किए जाएंगे बाय कैलकुलेटिंग तक यील्ड ऑफ 15% और 40% एवरेज प्रॉफिट का लेना है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। एक्चुअल कॉस्ट उस कंपनी को थी 5,40,000 की, उस पर टैक्स लगेगा 30%, आपको वो डिडक्ट कर देना है प्रोसीड से, 50% रेमिट कर देना है, बैलेंस लोन हो जाएगा। अब एग्रीमेंट एंटर हो गया, टोटल एसेट इतनी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इतने हैं, बाकी सब चीजें इतनी है, आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है। आओ जरा बात करते हैं। ये पूरे क्वेश्चन की फोटो बनी हुई है कि भाई वैरायटी के पास 46% है, 54% फॉरेन के पास है, ये अपना बेच रहा है हिस्सा, कितने शेयर हो गए, 1,08,000, और ये बदले में इसको देगा पैसे, कितने पैसे देगा वही हमें निकालना है। फिर उसके बाद जो भी उसकी कॉस्ट है 5,40,000 माइनस दिस, जो भी उस पर आएगा उस पर टैक्स निकाल के हमें टैक्स की टीडीएस काट लेना है और बैलेंस अमाउंट 50-50 में पे कर देना है। तो मैंने सबसे पहले निकाला कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर 54%। तो मैंने कहा वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें वीआर लिमिटेड की, जो वो बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का 40% फिर 15% की यील्ड। तो मैंने निकाला एवरेज प्रॉफिट, वो आया 45, उसका 40% निकाला, उसका क्या निकाला 40%, तो मेरे पे निकल करके आ गया वो प्रॉफिट जो मुझे वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करना है। फिर इस प्रॉफिट पे मैंने यील्ड लगाई 15% की, तो मेरे पे वैल्यू निकल करके आ गई 120 लाख की वैल्यू निकल करके आ गई। 2 लाख शेयर है तो पर शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 60 रुपए पर शेयर की मेरे पास वैल्यू आ गई, 60 रुपीज पर शेयर। फॉरेन कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 1,08,000 शेयर हैं फॉरेन कंपनी के पास, 60 रुपए एक शेयर की वैल्यू है, 1,08,000 टोटल शेयर हैं, तो वैल्यू कितनी टोटल निकल करके आ गई, 64.8 लाख की वैल्यू निकल करके आ गई फॉरेन कंपनी। यानी कि इतना पैसा वैरायटी पे करेगा फॉरेन को, 64,80,000 पे करेगा। फॉरेन कंपनी ने ये शेयर खरीदे थे 5,40,000 के। पीजीबीपी आप पढ़ के आए हो तो बताओ कितने का गेन हो गया, 59,40,000 का गेन हो गया। इसका 30% टैक्स लग गया 17,82,000। तो आपने फॉरेन कंपनी को कितने रुपए देने हैं, 64,80,000, बट आपने काट लिए सरकार के पैसे 17,82,000। तो आपने कहा मैं नेट कितना दूंगा, 46,98,000, जिसमें से 50% अभी कैश ले लो और बैलेंस 50% का लोन दे दो। तो आपने इस तरीके से उसकी पीसी पेमेंट निकाल दी। पीसी कितनी निकली, 64.80। फिर गुडविल सीआर निकालते हैं। एग्जिस्टिंग स्टेक हमारे पे 17 के हिसाब से इतना, ये हमने पे करा, तो टोटल 100% का कितना हो गया, 80.44। ये टोटल एसेट है, उसने कहा था पीपी की वैल्यू गिरा दो, ये लायबिलिटी की वैल्यू है, ये नेट एसेट आ गई। तो 2.19 आपके पास क्या आ गया, गुडविल कितना आ गया, 2.19। EXC लिमिटेड एक्वायर करती है 70% इक्विटी शेयर ZED लिमिटेड के 31 मार्च 2001 को, कितने की कॉस्ट के, 70 लाख। तो 70 लाख रुपए खर्च करके आपने शेयर खरीदे हैं, 70% शेयर खरीदे हैं। इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है पीपीई की, इन्वेस्टमेंट की, करंट एसेट की, और उसने कहा है कि ऐसे ऐसे करके बढ़ा घटा देना। जेड लिमिटेड डिक्लेयर करता है, पे करता है डिविडेंड 20% ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 01। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 याद कर लो, आपने 31 मार्च 01 को एक्वायर करे शेयर, और यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ये कौन से साल का है, ये इस साल का डिविडेंड है। तो यानी कि सारा का सारा क्या है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है।
एएस तेरा कहता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड को कहां से माइनस कर दो, इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दो। तो जो भी डिविडेंड है कहां से माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा। 20% डिविडेंड डिक्लेयर करा है, 10 रुपए का एक शेयर है तो यानी कि 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करा है। आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो यहाँ पे छोटी सी फोटो बनी हुई है। ईएक्सी लिमिटेड ने 70 लाख रुपए खर्च करे, 70 लाख रुपए दिए और उसने 70% शेयर उसको दे दिए, 2 रुपए पर शेयर का उसने डिविडेंड दिया है। आपने एक शेयर कितने का खरीदा था, परचेज करा था 20, तो 70 लाख को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं, तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 20 कर दूं तो 3.5 यानी कि 3.5 लाख शेयर आपके पास होंगे। आपके पास कितने शेयर होंगे, 3.5 लाख शेयर आपके पास होंगे। एक शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड मिला तो आपको कितने का डिविडेंड मिला, आपको 3.5 इंटू 2, आपको 7 लाख रुपीस का डिविडेंड मिला होगा। उसके बाद हमने निकाली नेट एसेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। तो पीपी की वैल्यू को 1.2 से बढ़ा दिया क्योंकि अप करना था और इन्वेस्टमेंट को 10% से डाउन करना था, तो 1.2 और 10 ये हमने बढ़ा दिया। करंट एसेट करंट लायबिलिटी माइनस करके नेट एसेट निकाली। हमारा 70% का हिस्सा था वो ये आ गया। 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 3.5 लाख शेयर हमारे पास थे क्योंकि हमने 20 रुपए का एक शेयर खरीदा था, उस पे 2 रुपए डिविडेंड मिला, 7 लाख जो कि इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 63 लाख। तो कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, 33,95,000। तो यहाँ पे AS21 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सारे कंसेप्ट को रिवाइज करा देगा वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद कोई खास कॉन्सेप्ट आपका है भी नहीं। हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी डाल रखा है अपने चैनल पे जो आपकी सारे के सारे AS21 के कंसेप्ट को 1 गो के अंदर रिवाइज करा देगा, 20-21 मिनट के अंदर। आप उसको भी चाह के रेफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स पे क्या लगता है, इक्विटी मेथड लगता है। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या लगता है, इक्विटी मेथड हम लगा करके चलते हैं। एसोसिएट्स कौन होती है, जिसपे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि 20% और मोर बट लेस देन 50%, 51% कैपिटल आप होल्ड करते हो तो आपका क्या बन जाता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और वो कंपनी आपकी क्या बन जाती है, एसोसिएट बन जाती है। जैसे ही वो एसोसिएट बन जाती है तो आप क्या लगाते हो, आप लगाते हो इक्विटी मेथड। आप क्या लगा करके चलते हो, इक्विटी मेथड लगा करके चलते हो। इक्विटी मेथड क्या कहता है, वो कहता है प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ है इनटू ओन शेयर, उसको आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, और लॉस अगर हुआ है तो P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये आप दिखा करके चलोगे, ये एंट्री आप करके चलोगे इक्विटी मेथड में। ये कौन सा प्रॉफिट आएगा, ये ओन शेयर का प्रॉफिट आएगा। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट को भी आपको डिस्क्लोज करना होता है कि इन्वेस्टमेंट का नोट बनाना होता है सवाल के अंदर। तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे इन्वेस्टमेंट जो आपकी किताबों में आ रही है माइनस एनी रेक्टिफिकेशन या फिर प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर आपने करा है तो आपके पास स्टैंड अलोन की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। किसकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, स्टैंड अलोन की। फिर इसके अंदर आप जोड़ोगे क्या, इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड में आप जोड़ोगे प्रॉफिट जो एसोसिएट ने कमाया इनटू ओन शेयर, और लेस कर दोगे डिविडेंड जो डिक्लेयर कर दिया और आपको मिल गया इनटू ओन शेयर। प्रॉफिट और डिविडेंड, इससे आ जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। फिर यही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कंसोल के अंदर कैरी होती रहेगी ओपनिंग बन बन के। अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें और समझ में आएगा, पहले कंसेप्ट रिवाइज कर लो कि एसोसिएट का कंसेप्ट क्या होता था। इक्विटी मेथड लगता था, अपना प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज करते थे, और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट एनी रेक्टिफिकेशन स्टैंडअलोन की वैल्यू आ गई। स्टैंडअलोन की वैल्यू के बाद अपना प्रॉफिट जोड़ो और डिविडेंड उड़ा दो और कंसोल की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई। इसको बोलते हैं इक्विटी मेथड। ये है इक्विटी मेथड। आओ जरा क्वेश्चन से बात समझते हैं। ब्राइट लिमिटेड एक्वायर करता है 30% ईस्ट इंडिया लिमिटेड के शेयर 2 लाख रुपए के ऑन 1 जून। बाय सच एक्विजिशन ब्राइट एक्सरसाइज करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। ईस्ट इंडिया ने प्रॉफिट कमाया 80, डिविडेंड दिया 50 का 12 अगस्त को, रिपोर्ट करी अर्निंग 3 लाख की फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस, डिक्लेयर कर डिविडेंड 60,000 का। आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना है, कंसोल में बताना है, और कैरिंग अमाउंट 30 जून को भी बताना है। तो हमने फोटो बना ली, हमने कहा 1 अप्रैल को एक्वायर करा, प्रॉफिट कमाया 80, सॉरी 1 अप्रैल की डेट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का प्रॉफिट कमाया 80,000, 31 मार्च से 31 मार्च 2 का प्रॉफिट कमाया 3 लाख। हमने कब एक्वायर करी थी इन्वेस्टमेंट, हमने एक्वायर करी थी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की 1 जून को। यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करा 2 लाख की 1 जून को।
2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी, तो हमारे लिए पोस्ट पीरियड क्या हो गया, ये हमारे लिए पोस्ट पीरियड हो गया, ये हमारे लिए सारा का सारा प्री पीरियड हो गया। हमने कहा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ये प्री में ये पोस्ट में, तो हमने इसको बांट दिया 10/12 75,000 रुपए, और बैलेंस जो बच गया 75,000 थोड़ा ना आएगा, 3 लाख इंटू 10/12 दो ये 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ आपका, कितना किसका प्रॉफिट हुआ, ये पोस्ट पीरियड का, और बैलेंस जो 50,000 का प्रॉफिट हुआ किसका हुआ, प्री पीरियड का। तो 31 मार्च 2002 में वैल्यू निकालनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 2 लाख। अच्छा, उसने बोला था डिविडेंड भी दिया है, 50,000 रुपए का 12 अगस्त को डिविडेंड दिया है, तो 12 अगस्त को यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो ये किस साल का होगा, ये इस साल का होगा। इन्वेस्टमेंट खरीदी है इस साल, डिविडेंड है इस साल, तो ये डिविडेंड क्या हो गया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। ये डिविडेंड आपको माइनस करना पड़ेगा स्टैंड अलोन में ही, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहां लगता है, वो स्टैंड अलोन में ही लग जाता है, तो ये स्टैंड अलोन में ही माइनस हो जाएगा। तो मैंने लिखा स्टैंड अलोन में 2 लाख की वैल्यू आएगी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 15,000 माइनस हो जाएगा, वैल्यू आ गई स्टैंड अलोन में कितनी, 1,85,000। फिर यही वैल्यू कंसोल में चली जाएगी 1,85,000, और ऐड हो जाएगा इसके अंदर क्या, पोस्ट का प्रॉफिट, और क्या ऐड हो जाएगा, पोस्ट का प्रॉफिट 3 लाख। तो उसका प्रॉफिट कितना ऐड होगा, 3 लाख का, ये कितना आ गया था 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का ओन शेयर कितना है, ओन शेयर है 30%, तो वो 2.5 लाख का 30% कितना होता है जी, 2.5 लाख का 30% होता है 75,000। तो मैंने अपना पोस्ट प्रॉफिट ऐड कर दिया 2.5 लाख का 30%। तो अब कंसोल में वैल्यू कितनी आ गई, 260। इसे ही बोलते हैं इक्विटी मेथड, ये है इक्विटी मेथड, ठीक। तो ये 260 आ गया। फिर 12 जून को कंसोल के अंदर तो सेम यही, स्टैंड अलोन के अंदर तो सेम 185 उतर जाएगा, कंसोल के अंदर क्या होगा, ये वैल्यू उतरेगी 260, और 12 जून की यानी कि इस साल यहां पे आपने डिविडेंड दे दिया 60,000 का, तो 60,000 का 30% अपना हिस्सा माइनस कर दिया 18,000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,42,000। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल स्टैंड अलोन और कंसोल का कंसेप्ट लगाना है। स्टैंड अलोन पे आपका कंसेप्ट लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का, फिर यही वैल्यू उठ के कंसोलिडेशन के अंदर चली जाती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। ए लिमिटेड एक्वायर करता है 25% शेयर बी लिमिटेड के ऑन 31 मार्च 2001 को फॉर 3 लाख रुपीस के। द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड ऑन 31 मार्च कितनी है, शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, और ऐसे करके आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2002 फॉलोइंग आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। 30 अप्रैल को ए लिमिटेड ने रिसीव करा डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एट 40% फ्रॉम द रिजर्व। रिजर्व का 40% मत कर देना, 40% कैपिटल का ही होगा 5 लाख की। The above balance sheet is before the adjustment of such dividend. Profit after tax कितना कमाया, 7 लाख का, डिविडेंड डिक्लेयर करा 50% का 30 अप्रैल को। आपको ये सब चीजें करके दिखानी है, गुडविल और कैसे डिविडेंड अकाउंट फॉर होगा। तो आओ जरा, आपने 31 मार्च को एक्वायर करा, इस दिन रिजर्व कितने थे, 5 लाख रुपए के ही रिजर्व थे। आपको पोस्ट की प्रॉफिट की कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो 5 लाख के उस दिन रिजर्व थे, उससे आपने डिविडेंड कितना दे दिया, 2 लाख का आपने डिविडेंड दे दिया प्री प्रॉफिट्स में से। किसका, 5 लाख का 40% अगर निकालोगे तो 2 लाख आ जाएगा। तो आपके पास प्रॉफिट्स कितने आ गए, प्री प्रॉफिट्स 3 लाख के आ गए। गुडविल कैसे निकालते हैं सर, हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट जो कि थी 3 लाख की, जो ये डिविडेंड मिला इसका अपना हिस्सा कितना है जी, हमें कितना मिला होगा, 25%। सर हमने एक्वायर करा था यहां पर, एक सेकेंड, हमने सर एक्वायर करा था यहां पर जब 5 लाख के रिजर्व थे, यहां पे डिविडेंड मिला जो कि था इस साल के लिए, तो सारा डिविडेंड क्या हो गया, प्री। तो प्री डिविडेंड कहां से माइनस करते हैं, देखो ना, डिविडेंड वो बोलता है ड्यूरिंग ऑन 30 अप्रैल रिसीव डिविडेंड फ्रॉम बी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 01 एट 40%। तो आपको इस दिन इस साल के लिए डिविडेंड मिलता है, और आपने बिल्कुल लास्ट में एक्वायर करा था 31 मार्च को, तो ये थोड़ा ना बोल दो कि डिविडेंड पोस्ट है, तो डिविडेंड तो प्री ही रहेगा। तो प्री डिविडेंड को कहां से माइनस करोगे, प्री डिविडेंड को माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट में से। तो 2 लाख का कितना परसेंट है हमारे पास, हमारे पास है 25%, वो हमने माइनस कर दिया, तो 50,000 का डिविडेंड हमने यहां से माइनस कर दिया प्री एक्विजिशन। ये वैल्यू आ गई स्टैंड अलोन की एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की। फिर उसके बाद आपने माइनस करी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, उसका अपना शेयर
और प्री प्रॉफिट कितने हैं 3 लाख, अपना शेयर 25, गुडविल आ गई 50 की। इस तरीके से आपकी गुडविल आ गई 50 की। फिर वो कहता है 31 मार्च 02 अगले साल के लिए भी बताओ कंसोल में कैसे दिखेगा। तो कंसोल क्या स्टैंडअलोन भी बताएंगे हम। तो 31 मार्च 02 में स्टैंडअलोन में कैसे दिखेगी, इन्वेस्टमेंट 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करिए माइनस प्री डिविडेंड 2.5 लाख, फिर यही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैरी हो जाएगी कंसोल के अंदर 2.5 लाख। फिर आपने प्रॉफिट कितना कमाया था आफ्टर टैक्स, 7 लाख का प्रॉफिट कमाया था, उसका 25% आपका हिस्सा, तो 4,25,000। अगले महीने 30 अप्रैल को ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कंसोल के अंदर कैरी होगी आफ्टर इक्विटी मेथड, और डिविडेंड दे दिया 62,500 का, जो कि ये था 50%, और जो है आपने डिविडेंड दे दिया, उस पर अपना शेयर लगाओगे तो 62,500। तो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस स्टैंडअलोन की वैल्यू निकालनी है, जिसके अंदर प्री और प्री डिविडेंड माइनस कर देना है। तो जो भी आपके पास स्टैंडअलोन की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपके पास कहां चली जाएगी, कंसोल के अंदर चली जाएगी। किसके अंदर चली जाएगी, कंसोल के अंदर चली जाएगी। फिर इस पे लगेगा इक्विटी मेथड, इस पे लगेगा इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड में प्रॉफिट जोड़ दोगे, लॉस माइनस कर दोगे, और डिविडेंड इफ एनी डिक्लेयर वो भी माइनस कर दोगे, और यहां से आ जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। फिर नेक्स्ट ईयर जो कंसोल की वैल्यू आई वही नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होती रहेगी। स्टैंडअलोन की वैल्यू आगे कैरी नहीं होगी, वो पहली बार ही कैरी होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। लॉस मेकिंग एसोसिएट की बात करते हैं। लॉस मेकिंग एसोसिएट में मैंने आपको बताया था कि साहब आप लॉस माइनस करते हो, जैसे आप प्रॉफिट ऐड करते हो वैसे ही लॉस माइनस करते हो, लेकिन कब तक लॉस आप माइनस कर सकते हो, जब तक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 0 ना हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। तो आओ जरा, ए लिमिटेड एक्वायर करता है 40% शेयर बी लिमिटेड में ऑन 1 अप्रैल फॉर 10 लाख। ऑन दैट डेट बी लिमिटेड के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है फॉर 10 ईच फुली पेड एंड अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं 2 लाख के। ड्यूरिंग द ईयर उसने ऐसे ऐसे लॉस सफर करना शुरू करा है और आपको बताना है। तो हमने बताना शुरू करा, सबसे पहले बात करी स्टैंडअलोन की और साथ ही साथ कंसोल की। तो देखो 40% शेयर एक्वायर करे बी लिमिटेड के 10 लाख के, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 10 लाख। तो मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख दी 10 लाख, इंक्लूडिंग गुडविल 5,20,000। तो जब आप एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट लिखते हो ना, इन्वेस्टमेंट, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ रुपीज दिस। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको देनी होती है। तो वो मैंने लिखी 5,20,000। नीचे मैंने कैलकुलेट कर रखी है 5,20,000 कैसे आया वो बाद में देख लेंगे। स्टैंडअलोन में वैल्यू आ गई 10 लाख, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो यही 10 लाख की वैल्यू यहां आ गई और यही 10 लाख की वैल्यू फिर यहां चली गई। अब पहले साल लॉस हुआ आपको कितने का, सफर लॉस ऑफ 10 लाख, उसका 40% 4 लाख हमारा, तो हमने लॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई 6 लाख। अब ये 6 लाख की वैल्यू अगले साल ओपनिंग बनेगी, ये 6 लाख की वैल्यू अगले साल ओपनिंग बनेगी, यहां आएगा 6 लाख। फिर अगले साल लॉस कितना हुआ आपको 12,50,000 का, 40% कितना 5 लाख, तो ये आ गई वैल्यू 1 लाख। अब अगले साल ओपनिंग वैल्यू कितनी 1 लाख। आप ध्यान देना, मैं स्टैंडअलोन से वैल्यू लेके नहीं आ रहा, मैं स्टैंडअलोन से वैल्यू लेके नहीं आ रहा, मैंने इसी वैल्यू को नीचे उतार दिया। पहली बार मैं स्टैंडअलोन से लेकर आया था वैल्यू। फिर अगले साल लॉस हुआ 5 लाख का, 40% कितना 2 लाख, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकता है 1 लाख ही, और आप 1 लाख माइनस कर दोगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी नील। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी नील। गुडविल हमने कैसे निकाली थी, इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की, शेयर कैपिटल हमारे पास कितने की थी उस दिन, उसने बोला था 1 लाख शेयर 10 ईच 10 लाख के, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे 2 लाख के, तो 12 लाख का 40%, 12 लाख का 40%, 4,80,000, तो 5,20,000 की ऐसे गुडविल निकाली थी। अगर आप सेप एक्विजिशन मतलब आप सेप्स में एसोसिएट बना रहे हो या सब्सिडरी बना रहे हो, तो आप किस तरीके से गुडविल निकालते हो, जैसे उसने 1 लाख लगाए, 10% स्टेक लिया, ना तो एसोसिएट बनी ना सब्सिडरी बनी, हमें कुछ करना नहीं है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की। फिर 3 लाख फिर से लगाए और 20% ले ली, अब ये मिलके 30 हो गए, अब ये एसोसिएट बन गई। तो जैसे ये 20 लगाए आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल वो कैसे निकालोगे, पहली बार जब लगाए थे तो 7.5 लाख रुपए की नेट एसेट थी, जब 20% लगाए तो 12.5 लाख की थी। तो हमने कहा पहली बार लगाए थे 1 लाख, उस दिन वैल्यू थी 7.5 लाख की, 10% लगाए थे तो 75,000, गुडविल आ गई 25,000 की। अगली बार लगाए थे 3 लाख, तब वैल्यू थी 12.5 लाख, 20% लगाया था, नेट एसेट आ गई इतने की, गुडविल आ गई इतने की, टोटल गुडविल आ गई 75,000 की मेरे पास टोटल गुडविल
आ गई। ये आपका एसोसिएट अकाउंटिंग है। उसके बाद शुरू होती है जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। जॉइंट वेंचर डील करता है, वो बोलता है कि भाई साहब आप यूज करोगे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड में आप जॉइंट वेंचर से सिर्फ ओन शेयर, एसेट और लायबिलिटी के अंदर ओन शेयर ही जोड़ते हो और कुछ भी नहीं जोड़ते हो। आपके स्टडी मटेरियल में और आपके मटेरियल में एक क्वेश्चन गिवन है जो जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग के साथ डील करता है, पीसीएम के साथ नहीं, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग के साथ डील करता है। ये वही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, उसी की हम चर्चा से शुरुआत करेंगे। पीसीएम मेथड के भी क्वेश्चन करेंगे बट ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम ध्यान में रख के चलेंगे। तो बात करता है मिस्टर ए बी सी एंटर करते हैं जॉइंट वेंचर में, परचेस करते हैं लैंड और कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेल करते हैं फ्लैट। मिस्टर ए परचेस करता है लैंड 60 लाख का जनवरी के अंदर, लोन लेता है 50 लाख का 8% और रजिस्ट्रेशन फीस देता है 60,000 का। सब बी सप्लाई करता है मटेरियल 4.5 लाख अपने गोडाउन से और फिर से परचेस करता है मटेरियल 5 लाख जॉइंट वेंचर के लिए। सी जो है सभी के सभी खर्चे करता है, एडवर्टीजमेंट, लेबर और अदर, और 9 लाख रुपए का खर्चा होता है। 30 जून को हर एक वेंचर टेक अवे ले लेता है फ्लैट 10 लाख अपने लिए और बाकी बेच देता है 40, 20 और 10 के हिसाब से। लोन रीपे हो जाता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और नेट प्रोसीड इक्वली शेयर कर लेते हैं। ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग होती है ना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अकाउंटिंग काइंड ऑफ। मतलब आपको इसमें ये सोचना है कि जॉइंट वेंचर अलग है, ए बी और सी अलग है। अगर ए जॉइंट वेंचर के लिए कुछ कर रहा है तो वो जॉइंट वेंचर से पैसे लेगा, अगर जॉइंट वेंचर बी के लिए कुछ कर रहा है तो जॉइंट वेंचर बी से पैसे लेगा। ये तीनों अलग अलग पार्टीज हैं। मैंने आपको बोला था आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, डेट सेट आप कर जाओगे। जैसे आओ जरा पहले इसको जनरल एंट्री के पॉइंट पे ही समझते हैं। ये रही जॉइंट वेंचर की बुक, ये रही ए की किताब है, ये रही बी की किताब है और ये रही सी की किताब है। पहली डील होती है वो खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में। ए खरीदता है बिल्डिंग जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे, तो बिल्डिंग तो नहीं दिखा सकता, तो उसने कहा ये जो भी चीज मैंने खरीदी है ये जॉइंट वेंचर की है, डेबिट 60 लाख, बदले में क्या लिया, लोन 60 लाख का। रजिस्ट्रेशन फीस खर्चा करता है, कहता है पैसे किससे लूंगा, जॉइंट वेंचर से लूंगा 60,000, टू बैंक 60,000। फिर उसके बाद ये जब हो जाता है, जॉइंट वेंचर का मेन काम क्या है, फ्लैट बना के बेचना, तो लैंड और ये रजिस्ट्रेशन फीस जॉइंट वेंचर के लिए क्या है, नॉर्मल परचेजेस। वो कहता है नॉर्मल परचेजेस कर ली लेकिन इसका पैसा किसको देना है, ए को देना है। रजिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया लेकिन पैसा किसको देना है, ए को देना है। ये किसकी किताबों में हो रहा है, जॉइंट वेंचर की किताबों में हो रहा है। सिमिलरली ए फ्लैट ले जाता है, अब जो वो फ्लैट लेके गया वो फ्लैट उसका हो गया, तो उसने एसेट दिखा दी, फ्लैट एसेट अकाउंट डेबिट, और पैसा किसको देना है, जेवी को देना है। जेवी ने भी क्या बोला कि पैसा ए से लेना है और उसने तो फ्लैट बेचना ही था, तो उसके लिए क्या हो गई, सेल्स हो गई। बी की बात कर लेते हैं। बी ने भी जेवी के लिए अपने गोडाउन से माल भेजा, पहले परचेज डेबिट कर रखी होगी, अब परचेज क्रेडिट कर दी क्योंकि उसने बी ने अपने गोडाउन से माल भेजा है, और फ्लैट ले गया, फ्लैट की एंट्री सेम है। उसके बाद सी की बात कर लेते हैं। सी ने खर्चा करा जेवी के लिए, तो जेवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये खर्चा जेवी के लिए करा तो जेवी से पैसा लेगा, और जेवी ने क्या बोला, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सी, ये पैसा सी को देना है। और फ्लैट ये भी ले गया तो इसने भी फ्लैट अकाउंट डेबिट टू क्या कहते हैं, ये कर दिया 10 लाख रुपीस। जो ए ने फ्लैट बेचा, ए ने और बी ने और सी ने लिखा हुआ है ना, ए और बी ने और सी ने फ्लैट बेचे भी हैं 40 लाख के, 20 लाख के, 10 लाख के। उसकी ए ने एंट्री क्या करी, ए ने बोला 40 लाख का फ्लैट बेचा, बैंक में पैसा आ गया 40 लाख, लेकिन ये पैसा अपने लिए नहीं आया, ये पैसा जेवी को देना है, तो टू जेवी। जेवी ने भी क्या बोला कि ए से पैसा लेना है 40 लाख और सेल हो गई 40 लाख की, और अकॉर्डिंगली दोनों पार्टी एंट्री करती गई। तो उसी तरीके से जो भी एंट्री आपने इस जेवी की किताबों में करी, इसको पोस्ट करना है आपको इस P&L के लेजर में, दैट्स इट। जेवी ने बोला परचेज हो गई थी 60 लाख की, और टू ए, अच्छा तो इन द बुक्स ऑफ ए है, तो अगर जेवी ए का लेजर बनाता तो वो टू ए कर देता 60 लाख। रजिस्ट्रेशन फी का खर्चा हुआ 60,000, मटेरियल परचेज करे 9.5 लाख, एक्सपेंस इनकर करा 9 लाख का, इंटरेस्ट का खर्चा भी हुआ था लोन पे 6 महीने के लिए 2 लाख का, और फ्लैट ये टेकन ओवर करे एबीसी ने और ये बेचे, प्रॉफिट कितना आ गया 18,90,000, ये तीनों में बट जाएगा इक्वली। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी और इन द बुक्स ऑफ सी भी बात कर लेते हैं। ए ने क्या एंट्री डाली थी, ए ने बोला था जेवी के लिए 60 लाख का खर्चा करा है और लोन लिया है, तो जेवी टू लोन या फिर जेवी टू बिल्डिंग आ जाएगा 60 लाख रुपए का, यहां से बैंक से 10 लाख, 50 लाख रुपए लोन, तो ए की बुक्स में टू जेवी।
फिर उसके बाद ए ने क्या बोला था कि भाई साहब मैंने 60,000 का रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी करा, तो JV2 बैंक 60,000 रुपए। इंटरेस्ट पे करा वो भी जेवी से लेगा, तो JV2 इंटरेस्ट पेबल 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद ए ने 40 लाख रुपए का फ्लैट बेचा भी था, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेवी, तो जेवी में बाय बैंक, तो ये आ गया जेवी के अंदर बाय बैंक। एसेट ले गए थे, फ्लैट एसेट ले गया था ए, फ्लैट अकाउंट डेबिट टू जेवी, तो जेवी में बाय फ्लैट, तो यहां पे हो गया बाय फ्लैट। और प्रॉफिट जो मिलेगा ए को, ए क्या बोलेगा, जेवी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, तो जेवी टू पी एंड एल, और ये क्या बच गई, बैलेंसिंग फिगर। ये क्या होती है, बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली बी भी एंट्री ये डालेगा और सी भी एंट्री डालेगा, तो सी का क्या आएगा, पेबल, बी का क्या आएगा, पेबल, ए का क्या आएगा, रिसीवेबल। इन दोनों का पेबल बराबर हो जाएगा ए के हमेशा, क्योंकि तीनों ने आपस में इक्वली शेयर पे ट्रांजैक्शन करी, वो बराबर हो जाएगा। तो अगर आप ये जनरल एंट्री करना जानते हो, यहां पे आप नहीं फंस रहे हो, तो आप ये पोस्टिंग करके इनके पेबल रिसीवेबल निकाल लोगे। क्या चाहिए, कैच है जनरल एंट्री आनी चाहिए, डेट सेट। वही हमने आपको उसी तरीके से मैंने आपको करवाया था और वही तरीका मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है। फिर आते हैं प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड पे। ए लिमिटेड एंटर करता है जॉइंट वेंचर विद बी ऑन 1:1 बेसिस, और एक नई कंपनी बनाता है, सी वाज फॉर्म्ड, ABC, और 1:1 है, तो यानी कि सी जॉइंट वेंचर है। सी का जो नेट एसेट है वो ए और बी में घुस जाएंगे इक्वली 1:1 के बेसिस पे। आओ जरा देखें, ए की कैपिटल 10 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख 7.5 लाख, रिजर्व 18, इसके 12, 12 में से 6 हमारे हैं, 18 और 6 24, और इसके 16 और 6 22, 16 और 6 22। इसका लोन कितना है, 3 और 4, इसका 2 का 1 हमारा है, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 4 और 5। सिमिलरली करंट लायबिलिटी 1 है, 50-50 जुड़ जाएगी, तो 4.5 और 3, तो 4.5 और 3। एसेट की बात कर लेते हैं, 19.5 का आधा कितना होता है, 19.5 डिवाइड बाय 2, 9.75, 9.75 इधर उधर जुड़ जाएगा, 30.5 में 9.75 जुड़ गया, ये यहाँ आ गया। सिमिलरली करंट एसेट के अंदर भी ये जुड़ गया। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो साहब इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से शेयर कैपिटल जब आप माइनस करोगे, 5 लाख का आधा 2.5 और 2.5, तो इन्वेस्टमेंट ये 0 हो जाएगी। अगर कोई गुडविल बचती तो हम यहाँ पे गुडविल लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 25 इधर जुड़ जाएगा, 25 इधर जुड़ जाएगा, तो 2 25, और ये 1.5 कैसे आ रहा है अभी, अच्छा 1 25 है ना, तो 25 जुड़ के 1.5 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन था पीसीएम का। और एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन जब आप जॉइंट वेंचर में करते हो तो जब भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मेरी एसेट चली गई और मुझे एक एसेट पे हक मिल गया। इस पे बोलोगे फेयर वैल्यू इनटू ओन शेयर, इस पर बोलोगे कैरिंग वैल्यू इनटू ओन शेयर, और आपका निकल करके आ जाएगा गेन लॉस। तो वो कहते हैं ए और बी एस्टेब्लिश करते हैं एक जेवी 50% के हिसाब से। ऑन फॉर्मेशन ए कंट्रीब्यूट करता है 110 करोड़ की वैल्यू और बी कंट्रीब्यूट करता है 120 करोड़ की एसेट। कैरिंग वैल्यू ए के लिए 100 और बी के लिए 80। ए के लिए गेन लॉस निकालना है, तो ए बोलेगा मेरी एसेट चली गई, कैरिंग वैल्यू 100, अपना शेयर 50, तो 50 से एसेट ए की चली गई। ए बोलेगा मेरी एसेट 50 से चली गई, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, 50 से एसेट चली गई और मेरे को नई एसेट में शेयर मिला जो कि थी 120 करोड़ की, उसका 50% 60, तो मेरे को गेन कितने का हो गया, 2 P&L, मुझे गेन हो गया 10 करोड़ का गेन हो गया। यही गेन हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो जो एसेट जाएगी किस पे जाएगी, कैरिंग वैल्यू इनटू ओन शेयर। जो एसेट आएगी किस पे आएगी, फेयर वैल्यू इनटू ओन शेयर। और यहां पे आपका कंसोलिडेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो खत्म होते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने टॉपिक को ओवरऑल समराइज करने में। इससे रिलेटेड और भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, किसी और तरीके का क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए। अगर आपको एक ही वीडियो में कंसोलिडेशन के सारे कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं आई बटन पे वो वीडियो दे दूंगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको किसी भी सवाल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तब भी अगर आए आपको किसी कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट हो तो यू कैन रीच मी आउट। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।